हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। जींद की जंग, तमाम पार्टियां इस इंतजार में है कि जल्दी से 31 तारीख आ जाए और उनको ये मालूम हो जाए कि आखिर विजेता कौन हो रहा है। कोशिश तो हालांकि यही है कि विजेता वही बने, लेकिन जनता जनार्दन ने किसको जींद के ऊपर बिठाने का फैसला लिया है, किसको ये दायित्व दिया है कि वो अब जींद की किस्मत को संवारे, ये 31 तारीख को मालूम होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि ईवीएम में तमाम उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है और अब जनता जनार्दन ये तय कर चुकी है कि वो जींद का उपचुनाव किसे जितवाने जा रही है। लेकिन तमाम उम्मीदवार बेचैन हैं, परेशान हैं। 31 तक टेंशन रहने वाली है क्योंकि मालूम कुछ नहीं, कभी बीपी अप होगा, कभी बीपी डाउन होगा, क्योंकि ये सोचेंगे कि जल्दी से 31 तारीख बस आ जाए और उसके बाद इतने टाइम की जो मेहनत थी और उसके बाद आगे की जो रणनीति रहने वाली है वो भी काफी अहम है। क्योंकि आप देखिए अब लोकसभा चुनाव सर पर है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर अब तमाम पार्टियों की किस्मत ये चुनाव तय करने वाला है। कौन कितना स्ट्रांग रहने वाला है, कौन कितना वीक, इन तमाम चीजों को लेके इंतजार 31 तारीख को करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस अपने खास पैनल के साथ करा देते हैं जिससे अभी चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ योगेश कौशिक जी है, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ सुदेश कटारिया जी, प्रवक्ता बीजेपी। यशपाल बत्रा, नेता कांग्रेस। दलबीर धनखड़, प्रवक्ता जेजेपी। ओमवीर सिंह मंडार, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलएसपी से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत में दलबीर धनखड़ जी आपसे करना चाहूंगी, क्या लग रहा है? प्रतिमा जी, सबको पता है चुनावी साल है, दोनों चुनाव लोकसभा के और विधानसभा के हरियाणा में 2019 में होने हैं, इसलिए ये सब पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा थी। बाई इलेक्शन कोई भी होता है, सरकार की तरफ रुख होता है, परंतु चुनावी साल होने की वजह से आप ये देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो देश में जब भी जितने चुनाव हैं बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, परंतु जिस तरह से दूसरी पार्टियों की स्थिति देखें, हम अपनी देखें, अगर आप ग्राउंड पर, तो आपने तो बहुत काम किया वहां, आपकी टीम ने बहुत किया। अगर सही मायने में कोई पार्टी चुनाव वहां लड़ रही थी, कार्यकर्ता वहां चुनाव लड़ रहे थे, तो जननायक जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ रही थी। आप जहां भी किसी बूथ पर गए होगे, किसी गांव में गए होगे, किसी भी गली में गए होगे, किसी मोहल्ले में गए होगे, हमारे कार्यकर्ता वहां प्रचार करते नजर आए होंगे, हमारे झंडे और डंडे नजर आए होंगे, लोग नजर आए होंगे। ठीक उसी तरह से मैं तो दूसरे दलों को भी बधाई दूंगा इस बात की, चुनाव अच्छा हुआ, साफ सुथरा चुनाव है, किसी तरह कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। और परसेंटेज भी जो उम्मीद थी, कि उम्मीद सुबह ये लग गई थी कि 80 तक जा सकता है, वो शायद 72 से 75 के बीच में कहीं शायद रुकेगा, तो अच्छा परसेंटेज है। और जब भी परसेंटेज बढ़ता है, मान लीजिए 65 से ऊपर जब भी जाएगा, तो सरकार को पसीना आ ही जाता, कोई सरकार हो, इसमें कोई शक नहीं है। परसेंटेज बढ़ती है तो सरकार के लिए दिक्कतें पैदा हो जाती है। इसमें दो पार्टियां, प्रतिमा जी आपको पता है, राजकुमार सैनी जी की और जननायक जनता पार्टी, दोनों नई पार्टियां पहली बार चुनाव में गई है। तो ये दो पार्टियों से निकली हुई दोनों पार्टियां हैं, एक इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हुई पार्टी है, हाँ। एक भारतीय जनता पार्टी से। तो इंडियन नेशनल लोकदल की जहां तक बात करें, वो एक हमारी विरोधी पार्टी आज है, जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा है, इसी तरह से आदरणीय राजकुमार सैनी जी की पार्टी हमारे लिए विरोधी पार्टी है। तो सब विरोधी पार्टियां, और बार बार मैं एक बात कहना चाहूंगा, कार्यकर्ताओं ने जो हौसला दिखाया, जजपा के ने, जननायक जनता पार्टी के ने, वो एक सराहनीय कार्य किया। वहां लोग ये कहते थे युवा हैं, ज्यादा युवा हैं, कोई झगड़े दंगे फसाद, जैसे भारतीय जनता पार्टी के आपको देखा होगा 3 बार एसपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, बाहर का कोई भी व्यक्ति है यहां से तुरंत निकल जाए, नहीं तो धाराएं लगा देंगे। हाँ, एक और आपने चीज देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, दुरुपयोग इन्होंने खूब प्रशासन का किया है, सारे मंत्री वहां पड़े हुए थे, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार समझो जींद में ही रह गई थी, मुख्यमंत्री जी को भी गली गली में घूमना पड़ा, ऐसा चुनाव ये था। नहीं, दिग्विजय से मेरी बात हुई थी तो दिग्विजय ने कहा था कि हम सरकार की नाक में दम कर देंगे, तो मतलब आपने वोटिंग से पहले ही दम करना शुरू कर दिया सरकार की नाक में? हाँ, तो कर दिया ना जी, वही तो बता रहे हैं। आप जब भी मुख्यमंत्री से या सरकार के किसी प्रवक्ता से जब भी बात करोगे, कांग्रेस से किसी से करोगे, एक ही बात करेंगे, आपका मुकाबला किससे है? जननायक जनता पार्टी का नाम लेना नहीं भूलते। तो ये नाक में ही दम है। एक 2 महीने पुरानी पार्टी आज मैदान में है, और सब पार्टियां, और आखिर में आते आते 2 दिन में तो आपने ये देखा होगा, जननायक जनता पार्टी वर्सेस अदर हो गए ऑलमोस्ट, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी तो समझो एक तरह से मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। वहां ऐसा नजर आएगा, आपने जब रिजल्ट आएंगे आप बता भी दोगे इस बात को। हाँ। और कांग्रेस के मेरे मित्र
जिस तरह से वो सेंटर से आए तो सबने, आप जैसे जागरूक पत्रकारों ने क्या पूछा रणदीप सुरजेवाला जी से, रणदीप सुरजेवाला जी से एक ही बात पूछा, आप कैथल से विधायक हैं, अब आप क्या बनना चाहते हैं? कैथल के में विधायक होते हो, आप विधानसभा में तो कभी गए नहीं, आप बनना क्या चाहते हैं? उनके पास बिल्कुल जवाब नहीं था। एक दिन और आपको ध्यान होगा कि वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक बार बार कह रहे थे, कैथल की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं, कैथल की जनता मेरे साथ लगी हुई, कैथल की जनता मुझे जिताने का काम करे। तो बड़ा मजाक सा वहां चलाया था, आपको ध्यान होगा, पप्पू ये बड़ा मतलब वहां कार्यकर्ताओं में, जींद में, दुकानों बाजार में गए, जहां भी हम गए, एक ही बात हो रही थी, जैसे लिख के राहुल गांधी जी को दे दिया जाता है, वो वही बातें पढ़ देते हैं। मैं तो इतने राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके ये हैरान हूं इस बात के, कैथल के लिए वोट मांग रहे हैं, कैथल की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं मैं जिंदा हूं। और प्रतिमा जी आपने पूछा होगा, आप गए होगे वहां, एक बात और लोगों ने कही होगी, 10 साल जो व्यक्ति लगातार कैबिनेट में रहा तो जींद का ये हाल कैसे हुआ? 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिल्कुल। और ये तमाम सवाल, बिल्कुल जींद के तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं हर उस पार्टी से जो बड़े बड़े दावे करती है और जो अभी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि आप हमें एक मौका दीजिए, हम विकास करवा देंगे। सुदेश कटारिया जी, आपकी तो मौजूदा सरकार भी है, हम हर बार चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि पूरी सरकार को यहाँ बैठना पड़ गया, जींद में डेरा डाल लिया सरकार ने। अभी भी क्या लग रहा है कि आप लोग जीत रहे हैं या थोड़ी सी परेशानी बढ़ रही है? क्योंकि आप देखिए, हम अगर गांव की बात करें तो वहां पे लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है और हम सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, बार बार लोग ये कह रहे हैं कि गांव में किस पार्टी का ज्यादा दबदबा है, लोग किसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? अब थोड़ी टेंशन बढ़ रही है कि नहीं? देखिए प्रतिमा जी, जिस प्रकार से जेजेपी के मेरे साथी प्रवक्ता धनखड़ जी ने कहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इन्होंने अपनी हार स्वीकार के आरोप लगाना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से अभी अपने वक्तव्य में इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री अच्छा, उसका जवाब आप दीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। टेंशन हो रही है? हमारी बिल्कुल टेंशन नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का बीपी चेक करवा ले, बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। अगर टेंशन बढ़ी है जेजेपी को, कांग्रेस को, अन्य दलों को बढ़ी है, और भारतीय जनता पार्टी की किसी से टक्कर नहीं है, सभी की जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 5 जिलों में पूर्व में जिस प्रकार से मेयर के चुनाव हुए, कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत देके जिस प्रकार से कॉर्पोरेशन में सरकार बनाने का काम किया, जींद की जनता उसको दोहराएगी। भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं है, एक तरफी जीत भारतीय जनता पार्टी के सभी दलों की जमानत जब्त होने वाली है। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ये कहीं ना कहीं अपनी हार का आकलन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक तरफी, जींद की जनता ने मन बना के उनके पक्ष में मतदान किया है। नहीं, क्या लग रहा है आपको कितनी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का, भारतीय जनता पार्टी को कितनी वोटें मिलेंगी, क्या लग रहा है आपको? आधे में भारतीय जनता पार्टी, आधे में सब। आधे में सब, आधे में भारतीय जनता पार्टी। अब देख लेना 31 को, जब ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप देख लेना 31 दूर नहीं है। आप कम आंक रहे हैं बाकियों को? नहीं, बिल्कुल कम है। आप सैनी साहब को कम आंक रहे हैं? बिल्कुल कम है, कहीं नहीं है। सैनी साहब कहीं नहीं है ना। ओमवीर जी, देखिए, आज बड़ी पहले तो मैं सभी को, कार्यकर्ताओं को, जनता को और सभी पार्टियों को बधाई देता हूं कि ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, क्योंकि जिस तरह का हाइप इस चुनाव को दिया गया, विशेषकर सुरजेवाला जी को सेंटर से वहां ले जाकर, और बीजेपी ने एक उसका फायदा हुआ क्या? कांग्रेस को कोई फायदा हुआ उसका? सेंटर से चाहे लीडर ले आए? नहीं लगता। देखिए, जनता जानती है कि उसको ये जो एमएलए का जो चुनाव होता है, वहाँ एक लोकल जनप्रतिनिधि चाहिए कि रात को 12 बजे भी अगर किसी को समस्या हो जाए तो वो शासन प्रशासन के साथ अपनी बात को रख सके और जा सके, उनके दुख दर्द में भागीदारी दे सके। तो लोग, ये तो पूरे देश का एक ट्रेंड है कि लोग कहीं कहीं से आते हैं, वरना जनता लाइक करती है कि कोई लोकल व्यक्ति हो जो हमारे सीवर के बारे में जानता हो, हमारी गलियों के बारे में जानता हो, हमें किसको कहाँ हॉस्पिटल है उनके बारे में जानता हो, जो छोटे छोटे, जो पहली एक स्टेज है, पहला जनप्रतिनिधि है जो पूरे एरिया को देखता है। तो वो अगर दिल्ली से जाता है, आपके कैंडिडेट विनोद आश्री जानते हैं? विनोद आश्री, देखिए, विनोद आश्री 2 बार वहां नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। विनोद आश्री वहां पे 3 बार पार्षद रहे हैं। एक लंबा जमीनी लेवल का उनका एक्सपीरियंस है। ये हमने वहां पे प्रचार करते समय भी देखा, कई हमें ऐसे मतदाता मिले कि बोलते थे कि नहीं, हमारा सीवर तो विनोद आश्री साहब कराते थे। तो वो एक बहुत ही जमीनी, डाउन टू अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है कि मुझे लग रहा है जितनी भी पार्टियों के वहां नेता हैं, सब हाई प्रोफाइल नेता हैं, एलीट क्लास से हैं, उनको बहुत सारी बातों का पता नहीं, जैसा भी सुरजेवाला जी ने प्रूव कर दिया कि ही वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी बोल रहे थे वहां खड़े होकर। तो आप क्या, जनता, जींद की जनता तो
हिंदी भी नहीं समझती है, हरियाणी लैंग्वेज समझती है। तो इस तरह का जो हाई प्रोफाइल जब वहां पे जाता है तो जनता कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट नहीं करती। एक तबका करता है जो उन लोगों से लिंक रखता है। तो ये जो ओवरऑल जो नहीं, शायद वो भूल गए होंगे ना, मैंने तो स्टार्टिंग में ही कहा कि शायद वो भूल गए होंगे कि वो सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या फिर जींद के लोगों को संबोधित कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लीजिए। देखिए प्रतिमा जी, जो जींद का चुनाव है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह अपने कैंडिडेट को इनेलो से लेकर और कैंडिडेट दिया, उसके कारण जो जमीनी लेवल था इनका, वहां पे जो इनका मतदाता था, जो कोर मतदाता हुआ करता था बीजेपी का, उनके बीच भी ये डिससेटिस्फेक्शन था। वो लोग ये बार बार ये कह रहे थे कि जो व्यक्ति 10 साल से यहाँ पे एमएलए था, जो परिवार, उसी के बेटे को हमारे ऊपर थोप दिया गया। जो वर्कर यहाँ 20-20, 22-22 साल से काम कर रहे थे, वो सब नाराज थे, निराश थे। भले ही पार्टी छोड़ कर नहीं गए हो, लेकिन वो लोग नहीं। आप क्या लग रहा है, किससे टक्कर देख रहे हैं आप अपने? देखिए, ये जो हमारी पार्टी है, एलएसपी जो पार्टी है, ये एक ऐसी पार्टी निकली है कि इसने जो बहुत डाउन टू अर्थ, जो बहुत ही गरीब तबका है हरियाणा के अंदर क्या पूरे देश में, जिसकी आमतौर पर मात्र वोट लेने के लिए चर्चा होती है, वरना देश में उसके हकों की कोई चर्चा नहीं करता। उस जनता को जो एड्रेस किया है, और वो जनता जिस तरह जींद में इस बार 2 बार हमने वहां पे जुलूस निकाला, दोनों बार जिस तरह गरीब लोग, सर्दी में ठिठुरते हुए लोग, और बड़ी संख्या में 20-20, 30-30 हजार लोग जींद को जाम कर दिया जो घूम रहे थे। मैं खुद वहां पे था, मुझे ऐसे लग रहा था कि इलेक्शन कहीं एक तरफा है, लेकिन फिर भी देखिए, तो हर पार्टी दावा करेगी ना। मैं दावे की बात नहीं कर रहा, मैं फिर मेरा पूरा केजरीवाल की रैली देखी होगी, आपने सीएम साहब की रैली देखी होगी, आपने कांग्रेस की रैली देखी होगी। रैली तो हर पार्टी करती है, वही कह रहा हूँ कि रैलियां, मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि रैलियां हुआ करती हैं, और रैलियों से ही मात्र इलेक्शन को नहीं जज किया जा सकता। वरना बीजेपी सबसे बड़ी इवेंट मैनेजर पार्टी है, वो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर देती है, विदेश में भी मोदी मोदी के नारे लगा दिए जाते हैं, जबकि जबकि वहां के लोग नहीं होते। जहां तक इनेलो से मुझे एक बात बताइए, अभी कुछ देर पहले सुदेश कटारिया जी ने कहा कि भाई टोटल वोट जितनी पड़ेंगी 50% हमारी होंगी, बाकी 50 सबकी। आपको लग रहा है ऐसा होगा? मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी भारत की पार्टी है। मेरे असेसमेंट है कहीं तीसरे और चौथे नंबर पे होगी, ज्यादा दूर नहीं है, 2 ही दिन बाकी है बीच में। अच्छा, तीसरे चौथे पे? आप पहले पे किसको देख रहे हैं? पहले पे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, स्वाभाविक है, तो सभी कहते हैं। दूसरे पे किसको देख रहे हैं? लेकिन दूसरे पे जो मुझे लगता है, प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए स्ट्रगल कर रही है कांग्रेस, और जेजेपी स्ट्रगल कर रही है बीच में कि कौन से दूसरे नंबर पर आ जाए। अच्छा। मेरा अपना ये व्यक्तिगत असेसमेंट है, पार्टी का नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं वहाँ कई रोज रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो ओवरऑल जो चीजें वहाँ बनी हैं, उसके कारण रहे हैं। ठीक है, उसके कारण ठीक है। यशपाल जी, आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं दूसरे तीसरे नंबर को लेके, या आप भी कह रहे हैं कि नहीं हम तो पहले ही आने वाले हैं? जैसे मेरे भाई धनखड़ जी ने कहा है कि ये चुनावी साल है, इस साल तो ये जींद का चुनाव सेमीफाइनल मैच था हरियाणा की जनता के लिए, और उसके लिए आदरणीय हमारे रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं खुद वहां मौजूद रहा, पूरे हरियाणा क्या देश के कार्यकर्ता कांग्रेस के वहां आए हुए थे, और हम देख रहे थे कि इतना जोश, इतना उत्साह उनके अंदर था कि जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर, चाहे हम गांव में जा रहे थे, हम चाहे शहर में जा रहे थे, एक ऐसा प्रतिनिधि मिला जो सब उसको लाइक कर रहे थे, पसंद कर रहे थे, पढ़ा लिखा वोटर भी, वैसे भी, और गांव के अंदर वो तो देखो आपकी मजबूरी भी थी। सबसे पहले आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं, आप लोगों की तो मजबूरी थी, आप हर जगह पे अलग थलग पड़े रहते थे। राहुल गांधी ने ऊपर से प्रेशर किया, काफी डांट फटकार लगाई, और उसके बाद सबको कह दिया कि नहीं, रणदीप सुरजेवाला को जींद उपचुनाव लड़वा रहा हूं मैं, और सबके सब मुझे एक साथ दिखने चाहिए। उसके बाद आप देखिए कैसे एक साथ एक लाइन में तमाम आपके बड़े नेता दिखने लगे। पहले क्यों नहीं दिखे? पहले इतनी एकता क्यों नहीं दिखी कांग्रेस की? हर पार्टी में गुटबाजी होती है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे दूसरी पार्टी, चाहे तीसरी पार्टी, सब में गुटबाजी होती है। लेकिन एक आदेश के बाद सारे सीनियर नेता अगर इतना आसान था तो इतनी फजीहत कराने की जरूरत क्या थी राहुल गांधी को? पहले ही बता देते, इतनी फजीहत ना होती, ना मीडिया में इतनी बातें आती, ना कोई ये कहता कि हाँ किसने किसका सर फड़वा दिया। ये तमाम बातें होनी नहीं चाहिए थी। अगर इतना इजी, इतना आसान थी तमाम चीजें, राहुल गांधी के एक बार कहने मात्र पर ही तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पर आ सकते थे, तो पहले क्यों नहीं कर लिया गया? तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब आदेश दिए, सभी नेता एक साथ आ गए। हर पार्टी में गुटबाजी होती है, लेकिन परिवार के टाइम परिवार एक हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है, जैसे कांग्रेस ने सिद्ध करके दिखाया इस इलेक्शन के अंदर। हमारे रणदीप सुरजेवाला जी के सबने प्रचार किया। कितना फायदा मिलेगा आप लोगों को इससे?
फायदा पूरा मिलेगा। और मुझे लगता है हमारे आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे जेजेपी के प्रवक्ता, इधर हमारे लोकतंत्र पार्टी के प्रवक्ता, सब ने कहा दिया 50-50 सबके होगा, 150% तो ये बांटे बैठे हैं। और तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई बचा हो। और 100% में से 150 तो बटे हुए नंबर इनके पास। नहीं कह रहे 50%, 100% में से 50% तो बीजेपी के, बाकी 50 तमाम पार्टियों के, तमाम सभी अपने अपने 50 लेके बैठे हैं, तो 150% इन्होंने बांट लिया नंबर। हाँ। 50-50-50 150% बैठ गया। 50 और हैं कौन से ये हमें पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके का माहौल मैंने जींद के अंदर देखा, जींद के लोगों के अंदर देखा, हर कास्ट के अंदर देखा, वहां पे रणदीप सुरजेवाला को पसंद किया गया, लाइक किया गया, क्योंकि उन्होंने विकास करके कैथल के अंदर। लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा कि आप कैथल के विधायक हैं, आप यहाँ पे आके क्या कमाल कर देंगे, आप यहाँ पर आएंगे तो वहाँ की जनता को छोड़ेंगे। हार गए बाहर का वर्कर था, लोकल वर्कर नहीं था। नहीं, लोकल किया, इन्होंने अभी एडमिट किया कि वहाँ पे ऑल इंडिया से वर्कर पहुंचा, ऑल इंडिया से वहाँ वर्कर था। बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर के लोग, बीजेपी का या जेजेपी का, वो तो आप देखिए हर पार्टी के साथ है। आपके नहीं थे क्या? बीजेपी का आपके नहीं थे क्या? आपके कार्यकर्ता नहीं थे क्या? मंत्री सारे लोकल हैं, विधायक सारे वहाँ के लोकल हैं, सारे कार्यकर्ता लोकल हैं। चुनाव लड़ रहा हूँ, जींद से लड़ रहा हूँ। अगर कैंडिडेट की बात करें तो कैथल से वो विधायक है। मेरा साथी बताए कि कितनी बार विधानसभा लड़ी, कितनी बार एक सवाल और लड़ी। नहीं बिल्कुल यशपाल, हर गांव में जाके चार बार कैथल से विधायक रहे, हकों की लड़ाई लड़ी होगी तो 4 बार विधायक बनी, नहीं तो दोबारा पार्षद बनना भी मुश्किल है अगर हकों की लड़ाई ना लड़ी जाए तो। 4 बार विधायक रहे हैं और आदरणीय हमारे श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को 2 बार विधायक कराया। अरे मेरे भाई एमएलए विधानसभा में जाके बात करने के लिए हकूक की लड़ाई विधानसभा में लड़ी, दिल्ली नहीं। हकों की लड़ाई, जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? हकों की लड़ाई रोड पे लड़ी जाती है, जनता के बीच में लड़ी जाती है। विधानसभा में तो अपने बातें रखी जाती है, अपने विचार रखे जाते हैं। यशपाल जी, क्या विधानसभा सिर्फ विचार रखने के लिए होती है? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं कि विधानसभा क्या सिर्फ विचार रखने के लिए होती है? क्या विचार रखने के लिए होती है विधानसभा? अपने यशपाल जी ये बात गलत समस्याएं ये सारा सब गलत के बाद जनता के बीच में काम किया जाता है। विचार रखने के लिए विधानसभा होती है, विचार रखने के लिए। इनके प्रवक्ता की तरह झूठ बोलना, प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाना काम नहीं है। ये विधानसभा में जनता जनार्दन बेवकूफ नहीं बनने वाली है। सारा हिंदुस्तान जानता है, सारा हिंदुस्तान जानता है बीजेपी क्या कर रही है, किस तरीके से। यशपाल जी, आप बीजेपी को छोड़िए, जो आप बात कह रहे हैं क्या वो जायज है? आप कह रहे हैं विचार रखने के लिए विधानसभा होती है, क्या विचार रखने के लिए हरियाणा की विधानसभा है? विचार का मतलब अपनी समस्याएं, अपनी चीजें रखने के लिए, विचार नहीं होते, समस्याएं रखने का और जनता में जाके उसको कंप्लीट करने का। 3 बार गए हैं, बड़ी शर्म की बात है। क्या प्रदेश की जनता 79 बार विधानसभा लगी, 3 बार गए विधानसभा में। क्या कैथल की जनता सोचेगी? नरवाना से भगोड़ा विधायक है वो। लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या करने का आप लोगों ने काम किया। 31 तारीख को पता लग जाएगा वो 3 बारी गए थे या 30 बारी गए थे, 330 बारी गए थे। रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता लग जाएगा। नहीं मैदान में उतार कर, ठीक है, विधायक तो चुनाव मैदान में उतार दिया, लेकिन जनता समझदार है, उसको मालूम है कि कौन सा काम करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन सिर्फ और सिर्फ गोली देने का काम करेगा। जनता ने फैसला कर लिया है, 31 तारीख को हम सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से योगेश कौशिक जी, अब आपके पास आऊंगी, जिस तरीके से पूरे जींद के उपचुनाव को देखा जाए, अब पूरे चुनाव प्रचार को देखा जाए, और अब लगातार जुबानी हमले एक दूसरे पर कर रहे हैं, हम अभी भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं इन जुबानी हमलों में असल मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं। अभी भी असल मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप बातें कितनी भी बड़ी बड़ी कर लीजिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी तक जारी है, लेकिन आप असल मुद्दों पे तो बात कीजिए। और जनता ने इस बार मुद्दों पर ही वोट दिया है। देखिए, आप इस इलेक्शन को सबसे पहले सोचिए कि ये इलेक्शन कोई भी पार्टी क्यों लड़ रही थी। क्योंकि गणित के हिसाब से अगर आप देखें, किसी भी पार्टी को गणित के हिसाब से कोई फायदा नहीं होना। हाँ। बीजेपी को 1 सीट मिल जाए कोई फायदा नहीं, हार गई तो कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं, ठीक। कांग्रेस ऐसे ही एक जीत गई, हार गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अगर एक जीतते हैं तो इनको क्या फायदा होगा मैं वो बताता हूं। सरकार में कुछ नहीं होगा, ऐसे ही इनेलो और इनको भी कुछ नहीं होने वाला। अब इस चुनाव का जो बेसिक, जो अभी बात कर रहे थे, सबसे पहले धनखड़ भाई ने बात की, वो बहुत उस स्तर की बात की जो एक्चुअली इस इलेक्शन के अंदर है। इस इलेक्शन का आगे दूरगामी जो परिणाम होने वाले हैं, उन दूरगामी परिणाम के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। ये पार्टी की मैनेजमेंट के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है ये, और हर पार्टी की अपनी उपलब्धि, हारता कौन है जीतता कौन है उसको छोड़ दो। 30 या 31 तारीख को जब ये रिजल्ट आएंगे,
उस रिजल्ट तक मैं सबको जीता हुआ मान लेता हूं। 31 को, हाँ। लेकिन जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट्स हैं मैं उनकी बात कर लूं, क्योंकि जैसे धनखड़ जी की पार्टी जेजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट जो वहां किया है उसकी तारीफ सिर्फ हरियाणा के अखबारों ने नहीं की, नेशनल न्यूज़पेपर ने भी बोला है कि भाई नए लड़कों ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। ये माइक्रो मैनेजमेंट जिसकी बीजेपी मास्टर हुआ करती थी एक जमाने और में। एक तरफ पूरी सरकार और आप दूसरी तरफ देखिए हाँ, दिग्विजय, दुष्यंत और उनकी माता नैना चौटाला। जी, तो ये आप मान के चलिए कि इनका जो अपना टारगेट था, हार जीत छोड़ दीजिए, हार जीत पे मैं नहीं लेके जाना चाह रहा अभी, हार जीत किसी की भी हो, बट अपने पहले ही इम्तिहान का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो आपके रिजल्ट्स होते हैं उनका कई बार आप रिजल्ट वो नहीं ले पाते जो आप सोचते हैं, बट द प्रोसेस एग्जैक्टली खेल में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस को हमेशा के लिए याद रखा जाता है कि वाह उसने वो वाकई में खेला था। तो परफॉर्मेंस वाइज मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट तो इन लोगों की है। अब दूसरा बीजेपी की तरफ आते हैं। बीजेपी चाहे ये जितना मर्जी शोर मचाए, इनका पहला चुनाव है वहां पे, आज तक इनका कोई कैंडिडेट लड़ा नहीं, कोई कैंडिडेट जीता नहीं। इनके पास जो कैंडिडेट्स थे उनको इग्नोर करके इन्होंने कैंडिडेट बाहर से एक हायर किया, उस हायर किए हुए कैंडिडेट को इन्होंने मैदान में उतारा। चलो ये तो इनका काम है, सब पार्टियां लगाएंगी, आरोप के भी सारी सरकार थी, उसका अधिकार है, वो चुनाव लड़ाएंगे, अपने कैंडिडेट को हारे जीते वो अलग बात है। बरनाला जी से आज सुबह मेरी हमने बात की थी यही चैनल के माध्यम से, तो मैंने उनसे ये बात सवाल किया था कि जी अगर आप जीतते हैं तो आप क्या मान के चलते हैं और अगर हारते हैं तो क्या मान के चलते हैं। उन्होंने जवाब वो गोलमोल दिया, बट मेरा मानना है उनके जीतने और हारने से बिल्कुल क्लियर कट है। हारने से क्लियर कट संदेश ये है कि आपने जो काम अभी तक किए वो सारे नकार दिए गए। मोदी जी की जो हवा पहले चुनाव में थी जिसकी वजह से सरकार बनी वो जीरो हो चुकी है। अगर ये हारते हैं तो, जीतते हैं तो इसको बिल्कुल डबल कर लीजिए। चुनाव प्रचार में भी तो मोदी जी को लेकर आए थे, जगह जगह मोदी जी के बैनर्स और पोस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, ये इनका है। अब तीसरा जो ये अपने राजकुमार जी की पार्टी है, हालांकि देखो मुझे ये चीज किसी भी राजनीतिक दल की अच्छी नहीं लगती कि आप जात के हिसाब से बात करो, बट उनका जो अपना तरीका है वो उनका अपना है, मैं उसे मना नहीं कर सकता, वो उनका तरीका है। लेकिन ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा गए, लोगों की निगाह में आ गए, ये इनकी अचीवमेंट है। वोट कितने आएंगे मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है उस बेल्ट में। ये एक जींद को और रोहतक को हम जाटलैंड मानते हैं, तो उस वाली बेल्ट के अंदर सारा का सारा जो वोट शेयर था 90% जो है, हम ये मान के चलते थे कि वो पूरी बेल्ट तो चौटाला जी की पार्टी जीतेगी। अब चौटाला जी की पार्टी जब दो जगह पे बट गई तो या तो उसको कोई ना कोई तो उस स्पेस को भरेगा, या तो बीजेपी भरेगी या कांग्रेस भरेगी या राजकुमार जी की पार्टी भरेगी। तो उस पार्टी को भरने के लिए कांग्रेस को यह प्रूव करना था कि हम इस जगह पे बहुत ही सीरियसली चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको वहां पे उतारा। अच्छा, इसके बाद जो बार बार ये बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, इनको जो बातें अगर आप अच्छी किसी की बुरी बोलते हो तो अच्छी भी बोलो। इनको ये मालूम नहीं है सुरजेवाला जी बेस्ट एमएलए भी रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। कौशिक जी आकलन करें, मुझे पूरा बोलने दो, फिर आप बोल देना। आकलन किए, मैं एक मिनट, मैं तो अपनी पूरी बात करूंगा। मैं तो ये भी बताएं कि कांग्रेस जीतेगी हारेगी क्या बेनिफिट है, उसका हार और जीत से बेनिफिट ही नहीं मैं तो ये है। कह ना रहा हूं जीतने से विधायक बढ़ेंगे ना हारने से विधायक बढ़ेंगे। अब ये भी आकलन प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई बताइए। किसी को कोई फर्क नहीं, ये हार और जीत विधायक बढ़ने या विधायक घटने की बात नहीं हो रही है। ये हम जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं कि ये पार्टी हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि इस पार्टी से हारना जीतना यानी कि विधायक की संख्या बढ़ना या घटना सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आने वाले चुनाव में, आगे आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है। मुझे नहीं आने दिया अभी, मुझे नहीं आने दिया। तो ये जाटलैंड जो है, जल्दी से 30-35 सीटें हैं, उन 30-35 सीटों में से कांग्रेस कितना पेनिट्रेट कर सकती है। 15 तो वो मान के चलती है, हुड्डा वाली हमारी हो गई, बाकी 20 में वो कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं, उसके लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। और कांग्रेस की भी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उनके सारे के सारे नेता किसी भी वजह से हों, एक मंच पे आ गए। इसका मतलब यह है कि चुनाव के लिए उन्होंने अपना नेट प्रैक्टिस एक साथ शुरू कर दी है। तो मेरा मानना यह है कि ये माइक्रो मैनेजमेंट में नंबर 1 ये हैं,
और कांग्रेस ने जो अपना वो दल बदल जो सारा का सारा जोड़ लिया है, वो मीज बाय कि ये भी हो सकता है, संभावना मैं बता देता हूं, आज ये कल को हो सकती है बात, शायद चुनाव विधानसभा पार्लियामेंट के साथ भी हो जाएं, इसलिए कांग्रेस ने वहां पे अपना ये मजबूत कैंडिडेट दिया। हार जीत छोड़ देना आप, हारे तो देवीलाल जी भी हैं, हारी तो इंदिरा गांधी भी हैं, हार तो कोई भी जाता है, वाजपेयी जी के नाम पे हारने का रिकॉर्ड सबसे बड़ा है। ठीक है, वो तो हार तो कोई नहीं सकता है, सभी जीतेंगे, एक जीतेगा बाकी हारेंगे। बट इनकी अचीवमेंट तो 100% काबिले तारीफ है। जो जेजेपी वाले लोग हैं, इन लोगों अगर ये माइक्रो मैनेजमेंट पूरे हरियाणा के अंदर कर गए तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगर 1 नंबर पे अगली बार ये नहीं आए तो 2 नंबर पे 100% रहेंगे। ये मेरा देना चाहूंगा मैं हाँ ओमवीर जी। प्रतिमा जी, ऐसा जो कौशिक जी ने, हमारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने अपना एनालाइजेशन दिया, इसमें देखिए इन्होंने एक इंडिकेशन किया, इशारा दिया कि राजकुमार सैनी कहीं जातिवादी बात की तरफ लेके गई है। मेरा इसमें घोर आपत्ति है कि एक आपने खुद ही एक जमीन को जाट लैंड कह के संबोधित किया है, आप खुद एक जाति का नाम लेकर एरिया को संबोधित कर रहे हैं और एक पार्टी पे आप इस तरह का अपना एनालाइज निकाल रहे हैं कि वो पार्टी कहीं जातिवादी। देखिए मैं इस देश की बहुत बड़ी व्यवस्था पे उंगली उठा रहा हूं इस समय, और बताना चाहता हूं इस देश को और हरियाणा को, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की 85% आबादी का दुर्भाग्य है कि जब जब किसी ने दलितों का, शोषितों का, गरीबों का, पिछड़ों की आवाज उठाई है, उस नेता को जातिवादी कहा गया है, उस नेता को दंगाई कहा गया है, उस नेता को कई तरह की संज्ञा दी गई हैं। जिस तरह आज हमारे मीडिया स्पेशलिस्ट भी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, जिस तरह उन्होंने इंगित किया, ये वाकई सोचने का विषय है। अब देश उस स्टेज पे आ गया है कि आप 85% आबादी के नुमाइंदों को, जो कभी कोई उनकी आवाज, हाल तो कोई आवाज नहीं उठाता, उनकी क्लियर कट कोई आवाज नहीं उठाता, कभी कभी कोई नेता आवाज उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको जातिवादी कह दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एज ए न्यूट्रल स्पेशलिस्ट आप यहाँ बैठे हैं, आप एक एरिया को जातिवादी कह रहे हैं और एक पार्टी को खुद कह रहे हैं कि वो जातिवादी मानते हैं, तो कैसे आप फिर जात का नाम क्यों लेते हो? जात का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा है, सुनिए, किसी भी स्टेट को जब डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे महेंद्रगढ़ को अहीरवाल बोलते हैं, ऐसे उसको जाटलैंड बोलते हैं, ऐसे ही सिखों की भूमि को अलग नाम दिया जाता है, उससे उसका तो मतलब सेम टाइम अगर कोई लीडर किसी एक मिनट यहाँ क्वेश्चन बनता ना, अगर कोई लीडर, अगर कोई पार्टी किसी जमात की बात करता है तो उसे आप जातिवादी मानसिकता क्यों कहते हैं? उनको भी उनका एरिया के बारे में उनका उदय जो हुआ था, आपकी पार्टी का जो उदय हुआ है वो उसी बेस पे हुआ है। इसको ना आप जुड़ना सकते हैं, मैं जुड़ना सकता हूं। वो तो मैं खुद कह रहा हूं, अत्याचारों के बेस पे हुआ है। जब आपने अत्याचार किए, गलत दिशा में जा रही है। आप अत्याचारों की बात कर रहे हैं ओमवीर जी, आप अपने कैंपेन को भी देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी, कोट करूंगी बाकायदा। आप तमाम अपने जितने भी आपके फेसबुक पे आप लोगों ने पेज बना रखे हैं, उनपे किस तरीके की वीडियोस अपलोड हो रही है पिछले 2-3 दिन से, आप जरा उनपे भी निगाहें डाल लीजिए, देख लीजिए। वहां पर भी एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट किया जा रहा है। बार बार लोगों को कहा जा रहा है कि उन लोगों को वोट मत देना, ऐसे लोगों को वोट मत देना, इन लोगों ने ये किया, इन लोगों ने वो किया। देखिए, ये तो पता नहीं कौन लोग कर रहे होंगे। ये तो राजकुमार सैनी की एक स्टेटमेंट बताएं आप मुझे इस तरह की, ये तो कौन लोग कर रहे होंगे? आज नहीं है क्या? आप एक बात तो बताएं कि फलाने के मत दो, हमें वोट मत देना। क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन खाला हरियाणा को लेकर नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये है, इस देश में किसी को दलित नेता बोला जाता, किसी को बैकवर्ड नेता बोला जाता, लेकिन एक जमात ऐसी है जिनके नेताओं को राष्ट्रीय नेता बोला जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तो आपके नेता को क्या बोला जाता है? ओमवीर जी, आप बता दीजिए। सैनी जी की मेरा इसी चैनल पे बात हुई है, मैं जवाब देता हूँ, मुझसे पूछिए आप। देखिए, आप दिखाएं, ऐसे नहीं आप कह दें। अरे मैडम निकाल के दिखा देंगे आपको रिकॉर्ड। नहीं, मैं गलत नहीं बोलूंगा, उन्होंने भी गलत कुछ नहीं बोला। मैं ये बोला था, ओपनली जो चैलेंज ले रहे हैं आप मत लीजिए। आप भी जानते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से बातें भी कही गई, वो दंगाइयों के लिए कही गई। हाँ, तो समय जो हो रहा था, तो वही तो बात है। अभी भी आप उन दंगाइयों को क्या बोल के टारगेट कर रहे हैं? हर जगह पर ये चीज है। योगेश कौशिक जी, रोकूंगी आपको। दलबीर जी। प्रतिमा जी, जहां तक दंगाइयों की बात कर रहे हैं, राजकुमार सैनी जी उसी पार्टी में थे जो शासन में थी। आपने रिजाइन किया होता और भारतीय जनता पार्टी से कहिए उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करे। यस। और जहां तक बात जाति और धर्म से दूर रहने की बात है, तो ऐसे जननायक ताऊ देवीलाल थे, वो कह रहे थे देश में कौन थे? ताऊ देवीलाल थे, जो 90 में से 85 सीटें जीती थी उन्होंने। और आपको ध्यान होगा, कौशिक जी गवाह होंगे, बत्रा जी को भी शायद ध्यान हो, अहीरवाल में से किसी सैनिक को जिताने का काम लोकसभा में किया था ताऊ देवीलाल ने। महेंद्रगढ़ होती थी पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ऐसे नेताओं को हमेशा याद रखा जाएगा। जहां तक राजकुमार सैनी, बिल्कुल मैं कौशिक जी को बात को
पक्का करता हूं, राजकुमार सैनी जी ने 35+1 की बात करके ये पार्टी बनाई, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। हर कोई जानता है इस बात को। उन्होंने गलत दिशा में ये काम किया है। मैं तो जब उनको मानता भारतीय जनता पार्टी को, आप मुझे नहीं बताएं, आप गलत कैसे कहेंगे कि एक अत्याचार होते रहे, भेदभाव होते रहे, एक ग्रुप को कुछ देता है, नहीं, अगर पर्टिकुलर लोग ही अत्याचार कर रहे होंगे तो आप अभी मानिए, अगर आप एक पर्टिकुलर जाति को बार बार टारगेट कर रहे हैं, ओमवीर जी अगर आप भी बार बार एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट कर रहे हैं तो कहा जाएगा ना, सवाल पूछा जाएगा। हर चैनल पे 35+1 के कितने बयान आए? मुख्यमंत्री कौन मुख्यमंत्री कौन रोक रहे? मुख्यमंत्री वो लोग रहे जिन्हें लोगों ने चुना, लोगों ने चुनने के बावजूद लोगों के साथ भेदभाव किया। वही क्वेश्चन के चुने हुए नुमाइंदे लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, और अगर उस भेदभाव के खिलाफ अब बोला जा रहा है तो आप बोलते हैं कि वो जातिवादी है। मनोहर खट्टर जी चुने गए। अरे अगर दलितों और पिछड़ों गरीबों की बात उठाने अगर आप जातिवादी कहेंगे तो राजकुमार सैनी हमेशा रहेंगे। मंत्री सुनती है सर, प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री सुनती है। मनोहर खट्टर जी को प्रदेश की जनता ने चुना है, आज हम उनको मुख्यमंत्री मानते हैं। क्यों वो मुख्यमंत्री चुने प्रदेश की जनता ने? आवाज किसी के लिए उठाओ, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं अगर अपनी आवाज उठा रहा हूं जैसा कि उस एजिटेशन में हुआ था, और उस आवाज के खिलाफ आप ये कहते हैं कि मैं इनके खिलाफ 36 बरादरी खड़ी कर दूंगा, 1 लाख की सेना तैयार कर दूंगा, ये क्या था? उस टाइम पे 50 बार बातें उठी थी, बीजेपी को 50 लोगों ने कहा था कि भी आप एक्शन लीजिए, उन्होंने नहीं लिया। कहाँ तो आप मुझे बताएं, हम गलत जा रहे हैं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। नहीं, अगर ऐसे सवाल करें अगर हम बात करें पहले मैं अगर दिग्विजय चौटाला की बात करें तो दिग्विजय चौटाला जी ने यूथ सम्मेलन में कहा चप्पल बाटा की लोहा टाटा का और छोरा जाटा का। अगर बात करी जात धर्म और पार्टीबाजी की तो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी वालों ने हम आज के उपचुनाव में जो वोटिंग हुई उसकी बात कर लें। उस यूथ आइकॉन की बात करते हैं जिसके सुप्रीमो युवाओं के अधिकारों के हनन में जेल में बंद हो, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद। किस प्रकार का यूथ आइकॉन बताना चाहते हैं? नहीं कौशिक जी, इस बात पर आपत्ति है मुझे। अगर जात धर्म और पार्टीबाजी मैंने जिस चीज की तारीफ किया आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। लड़ाई लड़ी है, मैंने उनकी मैनेजमेंट की तारीफ की है, मनोहर खट्टर जी के नेतृत्व में लड़ी गई है। ठीक है, आपको आपके नेता मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, आपको बहुत पसंद है, उनके नेता दुष्यंत दिग्विजय हैं, उनको बहुत पसंद है। साबित करना चाहते हैं। हाँ, हम नहीं कर रहे, आपको नहीं पसंद, आपको नहीं पसंद आप मत कीजिए, आपको नहीं पसंद आप मत कीजिए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, सुदेश कटारिया जी जो जनता कर रही है उनको पसंद, आप उस जनता को गलत नहीं कह सकते। लोगों ने चलाई हरियाणा के जो लोग पसंद कर रहे हैं दिग्विजय दुष्यंत की जोड़ी को, आप उसे गलत नहीं कह सकते। आपकी मर्जी, आप किसको पसंद कर रहे हो? सुदेश कटारिया जी, सुदेश कटारिया जी, सुदेश प्रदेश की जनता इनसे पीछा छुड़वाना चाहती है। अगर पीछा छुड़वाना चाहती है तो आपको जिन्होंने गुंडागर्दी की, ये उसी परिवार के लोग हैं। जिन्होंने गोली मारने की बात की, उसी परिवार के लोग हैं। जिन्होंने गड्ढा खोदने की बात की। यशपाल बत्रा जी, आप एक टीवी डिबेट में बैठे, अपना फोन बंद कर सकते हैं प्लीज? बेसिक डिसिप्लिन तो आप लोग प्लीज सीख कर आइए, एटलीस्ट एक टीवी डिबेट में बैठने से पहले। सुदेश कटारिया जी, आपकी राय नहीं है ये, मनोहर लाल खट्टर साहब की जो आपका राय है, आपकी ओपिनियन है, उसकी हम इज्जत करते हैं। आपको हक है, आप देश के नागरिक हैं, आप जिस मर्जी नेता को पसंद करो, लेकिन जो लोग दुष्यंत दिग्विजय को पसंद कर रहे हैं आप उनको गलत कैसे कह सकते हैं? लोग कर रहे हैं, पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते उनका चाल चरित्र चला प्रदेश की जनता के सामने। इस सरकार से पहले हमेशा उनके साथ बैठ के सरकार चलाते रहे। हमारा भी है। सुदेश कटारिया आप उनके साथ ही सरकार चलाते रहे। जब वो लोग आपको आईना दिखा रहे हैं, जब वो लोग आपको आईना दिखा रहे हैं तो क्यों तकलीफ हो रही है? जब वो लोग आपको आईना दिखा रहे हैं सुदेश कटारिया जी, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? दलबीर धनखड़ जी, प्रतिमा जी, तकलीफ इनको इसलिए हो रही है, इनका एक पटाखा इनसे अलग हो गया, तैयार इन्हीं का किया हुआ था। आप ये बात मान के चलो, इस बात को 35 और 1 की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार सैनी जी को तैयार किया, आज इनसे अलग हो गया। देखिए, पहले तो शब्दावली आप सही करें, पटाखा शब्द सम्मानित शब्द नहीं है। एक मेंबर पार्लियामेंट, किसी का भी मेंबर पार्लियामेंट को आप पटाखा शब्द ना कहें प्लीज, सॉरी। हाँ, ये प्लीज आप उसको वापस लेने आगे बढ़े। मैं बताना चाहूंगा प्रतिमा जी, भारतीय जनता पार्टी ने तय की करके ने राजकुमार सैनी, आज राजकुमार सैनी जी ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया अगर पार्टी अलग बना लेते? नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं उनको अलग किया जब वो पार्टी भी अलग बना चुके?
आज इतनी हिम्मत भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अगर बाई इलेक्शन में चली जाए उनको बाहर करने का करे ना। राजकुमार सैनी जी में इतनी ताकत है, अगर मैं रिजाइन कर दूं और अपनी पार्टी बनाऊं, ये तो इनकी दोनों की बात है। तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज इनके सामने खड़े हो गए। ये सच्चाई, इसमें कोई शक नहीं है। अब तकलीफें इनको कितनी देंगे तो आने वाला समय बताएगा, हम आज नहीं कहते। मैं तो आज भी कहता हूं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जनता ने चुने हैं, वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, किस जाति से हैं वो अलग मैटर अलग है, वो बातें हमें नहीं करनी चाहिए। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री है, प्रदेश की जनता ने उनको चुना है। 47 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया प्रदेश की जनता ने। परंतु आज मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा ये है इलेक्शन हो चुके हैं। आज ये है कि 31 तारीख को रिजल्ट किसकी पक्ष में आएगा। आज तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ ये हो रही है, 2 महीने की बनी हुई पार्टी आज इनके साथ टक्कर कैसे इनको दे। जींद से शुरू, जींद में खत्म। नंबर 1 जींद से शुरू, नंबर जींद 2 में खत्म। ये आप जज्बा के लिए खत्म कह रहे वो हैं, होते ये हैं जज्बा के लिए प्रतिमा कह जी, रहे हैं। कभी भी सोच लेना। जींद में नहीं, खत्म। नहीं। आप पेशेंस जो आदमी मैं नहीं रखता आपको डिबेट बता रही में, हूं, जो नहीं। आदमी डिबेट में पेशेंस नहीं रखता, खड़ा है उल्टा जवाब देगा, उनमें पेशेंस नहीं है, खत्म वो लोग होते हैं। नहीं, नहीं, ध्यान से सुनो जिंद की और उनका जनता सवाल का बताएगी। जवाब दो। सुदेश हम कटारिया जी, ठीक प्रवक्ताओं का है, काम जींद ये की है, हमारे जनता- एक की बात सुने हाँ। और आपका आदर करें और प्रदेश की जनता का आदर करें और अपना सवाल का जवाब दें। नहीं, बिल्कुल ये हमारा आपको- काम है। आपको बिल्कुल हमारा काम बीच डिसिप्लिन- में रोकना नहीं है किसी Exactly, दूसरे वो आपको को, दिखाना दूसरों भी को चाहिए उठाना। डिबेट में। मैं मेरे मित्र को कहूंगा, ये पहले कांग्रेस में शायद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में होते तो ये बातें नहीं रखते। मैं याद दिलाना चाहूंगा, राजनाथ जी जब इस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कहा था ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में, उन्होंने क्या कहा था अजय सिंह चौटाला के बारे में। हमारे मित्रों को, हमारे साथियों को कांग्रेस ने एक साजिश के तहत जेल के अंदर डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज दूसरी भारतीय जनता पार्टी होगी। अटल बिहारी वाली भारतीय जनता पार्टी ना राजनाथ वाली है ना अडवाणी जी वाली है, अब नरेंद्र मोदी जी की नई भारतीय जनता पार्टी होगी। उनके ये शब्द हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर मान सम्मान करें तो आज इस बात को करें। साजिशें इस देश में होती रही है, दुनिया में होती रही है, होती रहेगी। एक साजिश के तहत वो लोग जेल के अंदर है। उन्होंने युवाओं को ही नौकरियां दी है। प्रदेश के आप जिले देख लिए कितने हैं, नौकरियों को कैलकुलेट कर लीजिए, जनता कितनी है, उसी हिसाब से जिले वाइज नौकरियां उन्होंने दी है। ये बात भूलने का नहीं है। नौकरी प्रदेश के लोगों को ही मिली, बाहर के लोगों को नहीं मिली। परंतु भारतीय जनता पार्टी दो मुंह कैसे करती है आज सरकार सत्ता में आने के बाद। नहीं, ठीक है, वो तमाम चीजें ठीक है, लेकिन जींद उपचुनाव में अब क्या गारंटी है? क्या आप तमाम पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर इस डिबेट में शामिल हैं, क्या गारंटी आप लोग जीतेंगे तो आप लोग काम वाकई में करेंगे, मुद्दों की बात होगी? जिस तरीके से अभी भी आप हर तरफ कोशिश आपकी ये रहती है कि आप भटका दीजिए, तमाम बातों को घुमा दीजिए, क्या गारंटी आप लोग काम करेंगे? आज भी अब जनता देखना चाह रही है कि हाँ, अगर उसने आपको एक विश्वास से वोट किया है तो आप उस विश्वास पे खरे उतरेंगे। सबसे पहले दलबीर जी आपसे जवाब लूंगी, फिर सबके पास आऊंगी मैं। प्रतिमा जी, आपको अच्छी तरह पता है पिछले 2 बार से इंडियन नेशनल लोक दल के हरिचंद मिड्डा जी आदरणीय है इस प्रदेश के, मैं मेरे मित्र बैठे भारतीय जनता पार्टी के, मैं बताना चाहूंगी डेथ क्यों हुई, कारण कौन उनकी डेथ का आप सबको ध्यान होगा। अगर ध्यान नहीं हो तो मैं याद दिलाना चाहूंगा। आवारा पशु ने उनको टक्कर मारी थी। आवारा पशु, किसान तो खेतों में परेशान है और शहर में लोग परेशान है। उसके बाद उनकी स्थिति सेहत बिगड़ती चली गई और आखिरी विधानसभा का सत्र में याद दिलाना चाहूंगा, आपको तो बिल्कुल याद होगा, आप उस सत्र में आप वहां हाजिर थी। उन्होंने एक ही बात कही थी, मुख्यमंत्री जी मैं आपको यहां रो रहा हूं ये विधानसभा में और जनता मेरे को जींद में रो रही है, वहां धूल उड़ रही है, रोड बन नहीं रही, विकास के काम नहीं हो रहे, मेरे को तो आप एक जवाब दे दिए, मैं जनता को जाकर आपका क्या जवाब लेके जाऊं। ये आखिरी था। परंतु उन्होंने एक मांग रखी थी कि ये काम होने चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद जब इनके पास कैंडिडेट नहीं था, पिछले चुनाव में भी इंडियन नेशनल लोक दल का कैंडिडेट वहां चल रहा था सुरेंद्र बरवाला जी, इस 5.25 साल सेंटर में राज करने के बाद, 4.25 साल हरियाणा में राज करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई अपने कैंडिडेट को टिकट दे दे किसी को। ये बाहर का उधार का कैंडिडेट उनके लड़के को इसलिए लड़ा गया शायद सिंपैथी मिल जाए। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी कहने को अखबारों में, फेसबुक पर, ट्विटर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी में टोटला कांग्रेस विलय तो हुई है, कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद इनकी पार्टी में आज भी है। इनमें हिम्मत नहीं है किसी अपने कार्यकर्ता को लड़ाते, हिम्मत पता लग जाती, पता तो अभी भी लग रहा है इनको, अपने कार्यकर्ता को तो कम से कम एक मौका देते, एक ही बार इलेक्शन हो उसमें अपने कार्यकर्ता को मौका देते। नहीं, लेकिन बाकी वो तो मना लिया। आप सुरेंद्र बरवाला की बात कर रहे हैं, वो भी काफी खफा थे, लेकिन उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। सुदेश कटारिया जी मना लिया, मैं मनाने की बात बात कर नहीं कर रहे रहा। हैं तो अभी मेरे साथी धनखड़ जी कह रहे थे, अगर स्थानीय किसी कार्यकर्ता की बात करें, अगर स्थानीय किसी विधायक के टिकट देने की बात करें तो स्थानीय अगर कोई है तो सिर्फ कृष्ण मिड्ढा है। कांग्रेस ने तो नरवाना से और कैथड़ से लाके भगोड़ा विधायक को टिकट दी है, इन लोगों ने हिसार से लाके दी है, किसी ने
निर्दलीय को अपना समर्थन आप लोगों ने भी तो दूसरी पार्टी से ला बता रहा हूं, दी है। हरिचंद मिड्ढा जी के स्वर्गवास के बाद तुरंत प्रभाव से कृष्ण मिड्ढा ने पार्टी ज्वाइन की, और भारतीय जनता पार्टी ने एक विचारधारा है, इस विचारधारा से सहमत अगर कोई अच्छा आदमी आता है तो ऐसी कौन सी विचारधारा कृष्ण मिड्ढा को दिख गई जो उनके पिताजी को दिखी नहीं? पिताजी हमेशा तकलीफ में आते रहे, काम कर लीजिए, उन्होंने काम किया नहीं, तो ऐसा क्या हो गया उनके जाने के बाद? तो ऐसा क्या हो गया उनके जाने के बाद कि बीजेपी की तमाम अच्छी विचारधारा उनको दिखने लगी? एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री, पहली ऐसी सरकार आई जिसने 90 विधानसभा में बिना लाग लपेट के काम किया। इससे पूर्व के मुख्यमंत्री कोई इलाके की बात करते थे, कोई अपने क्षेत्र की बात करते थे, कोई विधानसभा की बात करता था। अगर 90 विधानसभा में किसी ने एक समान काम करवाया, अगर आम आदमी के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी गई, दलितों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी गई, कर्मचारियों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी गई, तो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, मैं बता रहा हूं, रानी तालाब की अगर बात करें, मैं जींद की बात करूंगा, रानी तालाब की बात करें, कांग्रेस किस मुंह से बात करती है, कि किस मुंह से विकास की बात करती है? जो 10 साल इनका पूर्व आज का प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला 10 साल वजीर थे, 10 साल में रानी तालाब जो वहां का मेन शहर का पीक पॉइंट है, वहां पर ईंट लगाने का काम नहीं किया, उसका सौंदर्यीकरण करने का काम किया, उसको लागू करने का काम किया, तो हमने किया। कब किया? इन लोगों के कार्यकाल अभी किया, अभी किया, कब? हरिचंद मिड्ढा के कार्यकाल में किया, हरिचंद मिड्ढा जी के कार्यकाल में किया हमने, और 90 के 90 हल्कों में विकास काम करवाया। यूनिवर्सिटी की बात अगर करें, रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी एक कमरा बना के गए थे, 100 करोड़ की लागत से उसको चालू करने का काम हमने किया। अगर बात करें माइनर की, तो माइनर टूटी फूटी पड़ी थी, उसको रिपेयर करके उसको पानी चलाने का काम हमने किया, सड़कों की मरम्मत करने का काम हमने किया। आप जाके देखिए, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, हर जगह गए, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, सड़कों पे तो पड़ी है तमाम सीवर की लाइन, तमाम सीवर की लाइन सड़कों पर पड़ी है, तमाम पाइपें सड़कों पर पड़ी है, तमाम स्वाभाविक है उसको तोड़ के डालेंगे, उसको आप जाके देखिए, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। मैं जाकर देख चुकी हूँ, बहुत बार देख चुकी हूँ, पूरे जींद में जा चुकी हूँ। सुदेश कटारिया जी, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, मुझे मेरा काम मत सिखाइए, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, अपना काम कीजिए, आप काम करवाएंगे और विकास की डोर को मजबूत करेंगे, जींद को मजबूत करने का काम करेंगे। जींद को मजबूत, वही तो मैं पूछ रही हूँ, आपने और क्या मजबूत किया? जींद के लोग परेशान हम विकास और ईमानदारी के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है, और निसंदेह आने वाली 31 तारीख को पता चल जाएगा, 50% में है और 50 में सब है। चलिए, इस बीच एक अपडेट मैं लोगों को देना चाहूंगी। अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं वोटिंग बूथ्स के बाहर, लोग अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं, वोटिंग अभी भी चल रही है। ताजा अपडेट इस वक्त जींद से हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं, और 70% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। पिछली बार की अगर बात करें तो 69.71% वोटिंग हुई थी, और अब 70% क्रॉस कर चुकी है ये वोटिंग। लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे कि पिछली बार से तो ज्यादा ही वोटिंग होने वाली है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इस बार होने वाली है। तमाम लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा था प्रशासन की तरफ से भी, और तमाम पार्टियां लगातार इस कोशिश में थी कि कम से कम लोगों को घरों से पोलिंग बूथ तक लेकर आया जा सके और लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और अब 70% से ज्यादा अब तक वोटिंग हो चुकी है, और अभी भी लोग वोटिंग के लिए लाइंस में खड़े हुए हैं। ये कम से कम कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अभी जो ये आंकड़ा है ये थोड़ा और ऊपर जाने वाला है। यशपाल बत्रा जी, आपको लग रहा है आपके फेवर में होगा, या आपने जो मेरा पहला आखिर सवाल था उसका जवाब भी मुझे आपसे लेना है कि आप लोग अगर जीत गए तो कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे और क्या काम होगा, या सिर्फ बातें? जल्दी से बता दीजिए। विकास की बात करें, पिछले 10 साल में जींद के अंदर आपने देखा होगा, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी रही, नर्सिंग कॉलेज वहां खोला गया, तहसील कम्प्लेक्स जो 4.5-5 करोड़ में बनाया गया, और बहुत सारे रोड्स या दूसरी जो वहां की समस्याएं थी उनको सॉल्व किया गया। पिछले 4 साल के अंदर आपने देखा होगा, हम लोग अभी पीछे 10-15 दिन वहां रहे हैं, जो वहां पे ना तो रोड के नाम की चीज है, ना पानी, ना सीवरेज, ना कुछ भी नहीं। तो आपकी सरकार गई तो सब कुछ खराब हो गया? जब आपकी सरकार गई तो रोड टूट गई, सीवर खराब हो गए, सब कुछ खराब हो गया जब आपकी सरकार गई। तो काम नहीं किया बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार ने सिर्फ बातें की, और जो हायर कर लिया, जैसे कैंडिडेट, कितने भी इनके पास कैंडिडेट जितने दिखाई देते हैं हरियाणा या देश के अंदर, सारे हायर किए हुए कैंडिडेट है, दूसरी पार्टी से करके। हमारे पास तो पार्टी कैडर का कैंडिडेट है, इनके पास पार्टी कैडर का कैंडिडेट नहीं है, दूसरे पार्टी को कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं और अपने पास उनको दिखा देते हैं। जो इनके पास गया वो तो इनके पास गया वो तो सब कुछ ठीक हो गया, वो तो पाक साफ हो गया, और दूसरी पार्टी में है तो वो दोषी है, वो बेईमान है, वो सारा कुछ है। इस पार्टी के अलावा इनके पास दूसरी बात करने लायक बात ही नहीं है, धर्म के अलावा
और जात पात की लड़ाई लड़ते हैं, और जब इनके ऊपर आती है तो ये कहते हैं सब ठीक ठाक हो गया। दूसरी पार्टी में तो भ्रष्टाचारी है, वो सारे काम करता है। धर्म की तो आप भी अब कोशिश करें ना, सुबह सुबह आपके नहीं, वो तो सबका अधिकार है, सब अपने भगवान मंदिर मस्जिद सब में जाते हैं लोग, नहीं वो सबका है, लेकिन व्यक्तिगत बात नहीं की जाती, व्यक्तिगत यही पार्टी बात करती है। ठीक है, सबका अधिकार है, सब जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला भी गए, लेकिन बाहर आने के बाद अंग्रेजी में क्यों बतियाने लगे? नहीं, अंग्रेजी बोलना कोई गलत बात थोड़ा है, अंग्रेजी बोलने से क्या इसका मीनिंग है? अगर वो जींद के लोग आप कहना चाहते हैं इंग्लिश जानते ही नहीं? नहीं, मैं यही क्या नहीं कह रही हूँ। फिर आप क्या कहना चाहते हैं? इंग्लिश बोलना कोई गलत है बात? आप कितने लोग जानते हैं? तो वो वोटर नहीं है जितने परसेंट वहां जानते हैं। कितने जानते हैं? कितने परसेंट जानते हैं? क्या वो वोटर नहीं है? क्या इंग्लिश में बात करना गुनाह हो गया? इंग्लिश में बात नहीं की जा सकती? वो भाषा बोली जाए तो सब जानते हो। नहीं, ऐसा नहीं। 5% जानते हो, भाषा नहीं बोलनी चाहिए। नहीं तो 5% सारा दिन इंग्लिश थोड़ा बोल रहे हैं। अरे आप सारा दिन इंग्लिश बोल रहे हैं, 1 मिनट इंग्लिश बोलते तो आप कह रहे इंग्लिश क्यों बोलते हैं? आज तो मेन दिन था, आज तो लोगों को कह रहे वोट दे दिया, आप कांग्रेस पार्टी को वोट दे दीजिए, कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रहे हैं आखिरी दिन, और अंग्रेजी में बतिया रहे हैं। जींद के लोगों को समझ तक नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहे हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं, नहीं, और अगर आप ये कह रहे हैं, नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि जींद के लोग इंग्लिश बोलना नहीं जानते। आप जींद में गए नहीं लगता है, आप जींद में गए नहीं। कितने गांव है जींद में, कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कितने लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? आप पहले जाके सीख लीजिए, आप पहले जाके सीख लीजिए, आप पहले जाके सीख लीजिए। गलत आप बोल रहे हैं, गलत आप बोल रहे हैं, गलत आप बोल रहे हैं, गलत आप बोल रहे हैं। गुनाह ये है कि अगर आप लोगों के बीच लोगों से वोट मांग रहे हैं तो कम से कम उनकी भाषा तो बोलिए। अगर लोग आपसे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, अगर लोग यही नहीं देख पाएंगे कि हमारा नेता हमारी भाषा में बात कर रहा है, तो लोग कैसे वोट देंगे? ये आपको 31 तारीख को पता लग जाएगा। आप जाइए ना फिर जींद में, आप कैसे दिए जाते हैं, आप जींद में जाके तमाम अजूबे रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से क्यों देखने को मिलते हैं? जींद की जनता को कैथल की जनता बता देते हैं, जींद की जनता से वोट की अपील करते हैं, इंग्लिश में वोट की अपील करने लग जाते हैं, इंग्लिश में पार्टी का मैनिफेस्टो समझाने लग जाते हैं, इंग्लिश में कहने लग जाते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। कांग्रेस की ऐसी विचारधारा है, किसको समझ में आ रहा है भाई? कांग्रेस पार्टी ने तो काम करके दिखाया है। ये तो हरियाणा की जनता का एक सेमीफाइनल इस बार मैच है जींद के अंदर। तभी चले गई आपकी सरकार, तभी चली गई आपकी सरकार। इजाजत हो तो पूछिए दलबीर जी। एक सवाल है यशपाल जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, रणदीप सुरजेवाला जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता हैं। पंजाब में जब चुनाव हो रहा था, वहां के मैनिफेस्टो में साफ शब्दों में लिखा हुआ था पंजाब दा पानी पंजाब दे वास्ते। वो मैनिफेस्टो लेके खड़े हुए थे, वो कह रहे थे कैश वाइल का पानी हमें नहीं चाहिए, हरियाणा सबको चाहिए, हरियाणा की जनता को। रणदीप सुरजेवाला ने क्यों मानना है कि पंजाब का पानी पंजाब का, हरियाणा में नहीं जाना चाहिए? पंजाब का पानी पंजाब को, SYL का नहीं, SYL का ही लिखा था उसमें, SYL ही लिखा था वो मैनिफेस्टो में, SYL के बारे में लिखा था। कहाँ प्रतिमा जी दिखाइए जरा। शायद नहीं आया, अब पंजाब शायद आज पहली बार आए, शायद सब जानते हैं इस बात को। ये बैठे सब नहीं आए डिबेट में पहली बार ही आए हैं यहाँ पर, बहुत पहले आए हैं, शायद देख कर नहीं आए, तमाम चीजों को समझ कर नहीं आए। हिंदुस्तान के लोग इतने समझदार हैं कि कई बड़ी पार्टी जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती हैं, वो बिना मैनिफेस्टो के इलेक्शन लड़ती हैं। और उनकी पार्टी प्रधान आज के दिन प्राइम मिनिस्टर होने का दावा कर रही है। इसका मतलब ये है, अगर आप इसको सीरियसली देखें तो इसका मतलब यह मैनिफेस्टो इज नथिंग अदर देन आई वॉशिंग। चलिए रोकूंगी आपको, एक बड़ी खबर इस बीच यमुनानगर से जींद उपचुनाव पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। ईवीएम पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस शुरू से ही बैलेट पर चुनाव करवाने की लगातार मांग कर रही थी। ईवीएम अभी भी शक के दायरे में। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये ताजा बयान अब आपके सामने है। वीवीपैट से लगेगी रोक, लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं है वीवीपैट। तो यमुनानगर से ये बड़ी खबर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस बार जो चुनाव हो रहा है ईवीएम पर, आप वीवीपैट के जरिए आप ये देख भी सकते हैं कि आपने किस कैंडिडेट को वोट किया है, किसको आपने वोट दी है, ये आप देख सकते हैं, आपको पता चल सकता है। लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से सवाल कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर उठा दिए गए हैं। आपसे कुछ देर पहले आपको खट्टर साहब का बयान भी सुनाया था हमने, जिस पर वो ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है, कांग्रेस की तो आदत है, हार रहे होते हैं तब तो सवाल खड़े करना लाजमी होता है, वो जीतते हैं तब भी ईवीएम को लेके बात कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उस बयान को, उस दावे को एक बार फिर से यहां पर जोर देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से ईवीएम की बात करते हुए, ईवीएम से छेड़छाड़ की बात करते हुए, और ये भी कहा कि ठीक है अगर हम वीवीपैट की बात करें तो थोड़ा सा बेटर तो है, लेकिन
परफेक्ट वीवीपैट भी नहीं है, यानी कि पूर्व सिंह हुड्डा को विश्वास नहीं है ईवीएम पर। और पूर्व सिंह हुड्डा ने यह भी साफ कर दिया कि अभी भी जो ये जींद में उपचुनाव हो रहा है, अब ये एक्सेप्टेंस है हार का, या फिर पहले से ही तैयारी कर ली है कि ठीक है आगे नतीजे क्या रहने वाले हैं, क्या आने वाले, लेकिन अभी से ही हम ईवीएम पर सवाल खड़े कर देते हैं। कम से कम एक एक्सक्यूज तो हमारे पास रहे। ये क्या एक्सक्यूज है यशपाल जी, या क्या कहेंगे आप? ईवीएम को लेके हमारे देश के अंदर एक ऐसी जंग छिड़ी हुई आप देख रहे हैं। हर इलेक्शन के बाद हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो दूसरी पार्टी, ईवीएम को लेके कुछ ना कुछ बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर सब कुछ फेयर है, आप गलत नहीं कर रहे, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, तो बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने में इतराज क्या है? हम ये हमेशा हर जगह यही, हर पार्टी ये बात कर रही है। विश्वास नहीं है ईवीएम पे सब क्वेश्चन करते हैं, एक कांग्रेस पार्टी नहीं, सभी पार्टियां ईवीएम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, आप जीते, अभी 3 राज्यों में सरकार बनाई, तब भी आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, नहीं तब भी कह रहे थे कि हम तो बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन ईवीएम में कुछ खराबी थी तो इतना मार्जिन आया नहीं, इतना मैंडेट हमें क्लियर मिला नहीं। कांग्रेस के अलावा सभी पार्टियां इस बात को कह रही हैं कि ईवीएम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं और प्रश्न चिन्ह लगता है हमेशा। अगर सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, सभी पार्टी एक बात कह रही है, तो बीजेपी को क्या एतराज है कि बैलेट पेपर पे ना करा जाए? हार का एक्सेप्टेंस है या क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 31 तारीख को आपको दिखाई देगा और उस दिन आपको कांग्रेस पार्टी की जीत दिखाई देगी। 31 तारीख अभी 2 दिन के बाद है, आपके सामने आ बिल्कुल आपके सामने भी आ जाएगा। क्या दिख रहा है वहां पर, ग्राउंड रियलिटी कहाँ है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। और 31 तारीख हालांकि ज्यादा दूर नहीं है। किस्मत तमाम उम्मीदवारों की ईवीएम में कैद हो चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ लोग लाइनों में लगे हुए हैं जो अपने वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। ओमवीर जी, आपको भी ईवीएम से कोई परेशानी है या आप कह रहे ठीक है ईवीएम में चुनाव हो रहा है तो ठीक है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, ये देश की एक बड़ी संस्था पे उंगली उठाने वाली बात है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब जनता के अंदर, जब प्रजातंत्र में किसी चीज पे शक अगर खड़ा कर दिया गया, क्योंकि मशीन है, मशीन को इंसान बनाता है और इंसान ही मशीन को बिगाड़ भी सकता है, जिसने बनाया वो उसको बिगाड़ भी सकता है। तो मैं उंगली शक तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अगर एक बड़ा तबका इस पे शक कर रहा है तो शक दूर करने में सरकारों को, मुझे लग रहा है, कोई हिच नहीं होना चाहिए, वो कर देनी चाहिए। बात दूसरी है, जो धनखड़ जी ने एक बात कही थी पीछे अभी कि चौटाला जी ने या पिछली दोनों, देवीलाल जी नहीं, चौटाला जी के समय की बात ये कर रहे थे कि जो नौकरियां दी यूथ को, दी हरियाणा के यूथ को दी, तो उसमें मेरा इनसे कहना यह है कि आपकी जो पार्टी है जेजेपी विशेषकर, ये देखिए चौटाला जी की ही एक ब्रांच है ये, और जिसका हेडक्वार्टर तिहाड़ जेल है इस समय। ये प्रूव हो चुका है, कोर्ट की मोहर लग चुकी है कि भ्रष्टाचार और भेदभाव में वो लोग जेल में हैं। और उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि दुष्यंत सिंह ने बहुत होशियारी की है कि उन्होंने देखा कि भाई इतने दागी लोगों के साथ रह के अब राजनीति हम नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने उसी में से निकला हुआ एक व्यक्ति, जमीन जायदाद के तामझाम बराबर का हिस्सा ले लाए के अपना साइड से एक साफ सुथरी छवि लेकर द्वारा से निकले हैं लोग। तो मुझे ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं यूथ आइकॉन बनाने की भी कोशिश की गई है कि पूरे प्रदेश की जनता इनको यूथ आइकॉन नहीं मानेगी, हो सके एक सेगमेंट माने जो उनके अपने फॉलोअर्स हैं, उनके अपने वर्कर्स हैं। तो हर पार्टी के साथ, हर नेता के साथ एप्लीकेबल है। आपके सैनी साहब के साथ भी है, लेकिन उनको सब कोई आइकन थोड़ी मानता है, लेकिन उनके कार्यकर्ता, ठीक है, उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि हाँ वो हमारे लिए आइकन है। नहीं, सैनी साहब के पीछे कोई भ्रष्टाचार, कोई भेदभाव का नहीं है। उनकी तो लड़ाई इस बात के खिलाफ है कि भ्रष्टाचार और भेदभाव जो 5 गवर्नमेंट पहले रही, 5 मुख्यमंत्री जो पहले रहे, कांग्रेस लंबे अरसे तक रही, इनेलो लंबे अरसे तक रही, और बीजेपी रही, भेदभाव किया, भ्रष्टाचार किया, बीजेपी ने उसको एड्रेस नहीं किया, जिस चीज के लिए बीजेपी आई थी हरियाणा के अंदर। प्रतिमा जी, इससे बुरा इस हरियाणा में कुछ नहीं हो सकता। भाईचारा एक मिसाल हरियाणा, और ये मिसाल रही है। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ दुष्यंत चौटाला कहाँ थे? नहीं, एक ये तो बोलना पड़ेगा यहाँ, दुष्यंत चौटाला कहाँ थे, हुड्डा जी कहाँ थे, कहाँ ये खट्टर जी बैठे जिनकी ड्यूटी थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की? क्या किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की? और सांसद सैनी ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोल दिया अपना, तो कोई गलत बात नहीं है। बोलूंगा, हाँ बोले आप। चोर की ढाडी में तिनका। मैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी पर रहा था, पहले हाथ उठा लिया मेरे के बीच में बोलते नहीं, चोर की दाढ़ी में बात नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता। आप गालियां बकते हो हमारे नेताओं को, उल्टा सुल्टा। मैं नहीं बोलता कभी बीच में। नहीं, गाली नहीं देते। नहीं, जो आपने बोला मैंने सुन लिया, मैं जवाब दूंगा। कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात। प्रतिमा जी, भाईचारे की मिसाल है हरियाणा हमेशा से। यहाँ कभी जातीय दंगे नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी मशहूर है धर्म में बटाने के लिए। यहाँ धर्म वाला कोई मामला था नहीं हरियाणा में, तो जाति विशेष का मामला लिया है और इन्हें एक मोहरा तैयार कर दिया, राजकुमार सैनी को आगे कर दिया। और आप सबको पता है इस हरियाणा में युवाओं पर कैसे गोलियां चली हैं। 4 बार हरियाणा को जलाने का काम किया है। मैं तो एक बात पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी
जिन जिन की भी गलतियां थी क्यों नहीं जेल में डालने का काम किया उनको? चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले रहे थे, चाहे किसी और का ले, चाहे हमारा हो, चाहे कोई बूथ का भी कार्यकर्ता हमारा होता, अंदर डालने का काम करते और सजा का प्रावधान लेके आते। कोई पीछे नहीं हटता। सरकार आपकी थी, आप सरकार के साथ थे। जहां तक सांसद दुष्यंत चौटाला की बात करें, वो अपनी कौन सी चौंसी में थे? हिसार कौन सी चौंसी में कहीं आगजनी हुई हो कि कोई नुकसान हुआ किसी का भी, एक पैसे का अगर नुकसान हुआ तो जरूर बताने का काम करें। सब सांसदों की जिम्मेवारी थी। जिसका नाम आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लिया, उनका बाल बाका कर पाए आप? आपकी सरकार थी जब राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार नहीं थी। क्यों? वो आप बीजेपी से पूछें। आप मत मानो, भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सैनी ने वहां आपने क्यों नहीं छोड़ी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेवार क्यों नहीं माना? आपने मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेवार क्यों नहीं माना? प्रधानमंत्री की बात मत करें, फिर बीच में बोल रहे हैं आप। प्लीज आपका मौका आएगा, गलत दलील देंगे तो टोकना पड़ेगा ना। गलत मैं गलत बोल नहीं रहा। राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी से सांसद नहीं बने? भारतीय जनता पार्टी से आज के क्यों नहीं मनोहर लाल खट्टर के जाके वहां उनको घेरने का काम किया? आपकी वजह से आगजनी हुई है, आप उन लोगों को अंदर करिए जेल में जिन्होंने आग लगाई है। मैं तो आज भी इसी पक्षधर में हूं। हमारा को बूथ का भी कार्यकर्ता उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल थी, अगर कोई भी शामिल है उसको अंदर डालने का काम कीजिए, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं फिर कहता हूं, एक देश है, एक प्रदेश है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार आग लगाने का काम किया है, जाट और नॉन जाट में बांटने का काम किया है, धर्मों में बांटने का काम किया है। राजकुमार सैनी ने घी में आग डालने का काम किया है। वहीं से पार्टी बनी हुई है। और तो बीजेपी की शय पे हुआ सब कुछ है जी? बीजेपी की शय पे सब कुछ हुआ। मैं तो बार-बार कह रहा हूं, सुदेश कटारिया, राजकुमार सैनी इतने पाक साहब थे, रिजाइन करके अब तो मैं जवाब दे दूं, जवाब मांगते। प्रतिमा जी 1 मिनट मुझे जवाब दे देने। राजकुमार सैनी जी ने जिस दिन ये घटना हुई, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम किया था, जिसकी ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और वो इतनी बैडली फेल हुई कि देश की इतनी बड़ी आर्मी और इतनी बड़ी पुलिस फेल हो गई चंद लोगों के सामने, और जनता त्राही त्राही कर रही थी, जल रही थी, मर रही थी, बलात्कार हो रहे थे। उस समय राजकुमार सैनी ने अपनी अलग लाइन, क्लियर कट पार्टी लाइन से अलग, और पार्टी से बोल दिया था कि आप मुझे निकाल दें तुरंत। लेकिन पार्टी सुनिए, आप सुनिए, अब बीच में मतलब उंगली ना उठाएं, मैं भी नहीं बोला था जब आपने टोक दिया था। उठा सकते हैं, ठीक है, उठा लो। देखिए, उसके बाद राजकुमार सैनी जी डे 1 से, इस इलेक्शन में भी आपने देखा होगा जिस तरह की भ्रांतियां बीजेपी ने फैलाने की कोशिश की ना कि एलएसपी के लोग हमारे साथ हैं, ये है वो है, उसको लेके राजकुमार सैनी ने क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात को लेकर। और देखिए, वो घर छोड़ के आप चले जाएं किसी के घर से, तो गेट बंद करना उसका काम नहीं होता। गेट बंद करना का काम होता भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी कि राजकुमार सैनी को अगर वो निकालती है तो आज राजकुमार सैनी उन्होंने निकाला नहीं, वो निकले नहीं, और ये यूं ही चलती रही। हिंदुस्तान का कोई टीवी चैनल, कोई अखबार ये दिखा दे राजकुमार सैनी जी ने रिजाइन कर दिया, कोई भी हिंदुस्तान का टीवी में, कोई भी पत्र अखबार में ये न्यूज दिखा दीजिए। आप तो छोड़ सकते थे भारतीय जनता पार्टी को, आप तो छोड़ सकते थे। एक बात बताऊं, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एमपी का जो ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जनता के साथ। बड़ी खबर इस बीच आ रही है जींद से, रोकूंगी ओमवीर जी प्लीज। बड़ी खबर इस वक्त 75.2% से ज्यादा मतदान हो चुका है अब तक जींद से, ये बड़ी खबर। और अभी भी वोटिंग जारी है। देखिए जबरदस्त, ये वोटिंग परसेंटेज 75.2 75.2% पहुंच गया है, और ये एक्सपेक्टेड था, ये पहले से ही लगातार हम देख रहे थे, और ये हमें लगातार उम्मीदें थी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, और अब 75.2% से ज्यादा अब तक मतदान हो चुका है, और अब तक मतदान जारी है, लोग लगातार वोट कर रहे हैं, और ये साफ तौर पे दर्शाता है कि ये जींद की जंग बेहद दिलचस्प है। ये मुकाबला कड़ा रहने वाला है, तमाम पार्टियों में कड़ी टक्कर जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि हर किसी की साख दाव पर है। और इस चुनाव में क्या होता है, ये उपचुनाव और क्या रंग दिखाता है, और ये वोटिंग परसेंटेज और कितनी बढ़ती है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि लगातार लोग लाइंस में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं, और जितने लोग लाइंस में हैं उनको अपना वोट डालने दिया जाएगा। 75.2% से ज्यादा अब तक का मतदान, ये बड़ी खबर इस वक्त जींद से। और इस पे सबसे पहले रिएक्शन में योगेश जी आपसे लेना चाहूंगी। 75.2%, पिछली बार को अगर कंपेयर करें तो उससे कहीं ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। एग्जैक्टली। तो आप देखिए, अभी जो ये उत्साह देखने को मिल रहा है, ये जोश देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्या माना जाए? देखिए, अगर हम इन जनरल अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी चुनाव में परसेंटेज बढ़ती है तो ऐसा माना जाता है कि जो
एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी का हुआ है ये। लेकिन अब की बार नंबर 1, लेकिन मैं अभी पिछले चुनाव, हालांकि मैं उनको इससे जोड़ के नहीं चलता हूं, जो मेयर के चुनाव हुए हैं, क्योंकि उनमें एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, बाकी तो मतलब कांग्रेस पीछे से सिंबल तो पे नहीं थी, सिंबल पे नहीं थे वो लोग तो, लेकिन पीछे से सब थे, तो वहां भी बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई है, वहां पे बीजेपी जीती है हर जगह, ठीक है। अब जो हम जो ये बात बार बार करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, वो मुझे नहीं लग रही। बीजेपी के मेरे भाई नाराज हो गए थे, कटारिया साहब, मैं ये दावा करता हूं इस इलेक्शन के अंदर गेनिंग पार्टी जो होगी, जिसे आप कह रहे हो कि मैं पोस्टर बॉय बनाना चाह रहा हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर उनकी माइक्रो मैनेजमेंट अच्छी है तो है, आप लोगों की बूथ मैनेजमेंट अच्छी है तो है, इन लोगों की अपनी मैनेजमेंट अच्छी है तो है। कांग्रेस ने अपने सारे नेता जोड़ दिए हैं, वो उन्होंने अच्छा काम किया है, कर हर किसी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट चलता है। मैं 2 बातें कर सकता हूं इनमें से, या तो मैं आप सबके नेगेटिव गिनवाने लग जाऊं या सबके पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव गिनवाए हैं, और मेरा इसी चैनल पे एक बार मैंने ये बात भी कही थी जब इनकी लड़ाई हुई थी, तो कि मेरा मानना ये है कि यूथ जनरेशन को इन्हें आगे लेके आना चाहिए था। धनखड़ जी भी उस में मौजूद थे, तब तक ये स्प्लिट नहीं हुआ था। अब यूथ जनरेशन आज नहीं कल, कल नहीं परसों आएगी, और यूथ के साथ यूथ लगेगा ही लगेगा, और वो जो यूथ लगता है वो कुछ भी कर सकता है। इंदिरा जी को जो चुनाव हरवाया था 77 का, अगर आपको पता हो, जेपी तो बहुत बुजुर्ग थे, जेपी जी का तो नाम हुआ था, लेकिन चुनाव तो हराया यूथ लोगों ने था, नए नए लड़के बाहर निकल के आए थे। ऐसे ही यूथ अगर सारा का सारा, जो कि अभी जैसे कि ओमवीर भाई साहब ने बोला है, मैं उससे सहमत हूं कि आपके आइकॉन हैं, आपके यूथ सारे हो सकते हैं साथ, इनके यूथ उनके साथ नहीं होंगे, मैंने मान लिया ये चीज, लेकिन फिर भी इनकी पार्टी के आइकॉन वो हैं, आप मानो या ना मानो। दूसरी बात करता हूं, वास्तु स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। एक समय देवीलाल जी का था, देवीलाल जी के बारे में मुझे नहीं लगता कोई बुरा कह सकता, उसका रीजन बता दूंगा। जब वो लड़ाई लड़ रहे थे यहाँ पे कि हरियाणा अलग होना चाहिए, तो सब लोगों ने ये कहा कि ये इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि सीएम बनना है। उन्होंने उसी टाइम डिक्लेयर किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वो नहीं लड़े। उसके बाद उन्होंने चुनाव से पहले एक बार कहा कि मैं आते ही बिजली के बिल माफ कर दूंगा, वो आए और वो उन्होंने माफ किए। हमारे लीडर ऐसे होने चाहिए। आज के दिन जो मैं लीडरशिप की बात करना चाह रहा था, जो आपने मुझे पूरी नहीं करने दी, एक्चुअल हमारी बहस वही होनी चाहिए थी कि हमारे जो भी पार्टियां 5-6 लड़ रही हैं, उन पार्टियों ने जो मैडम अब सवाल कर रही हैं कि आप क्या करेंगे, आपने किसी को कोई विजन नहीं दिया। चाहे आपके पास 3 महीने हो, चाहे आपके पास 6 महीने हो, चाहे आप 5 साल के लिए लड़ाई लड़ रहे हो कि भाई अगर हम ये जीत गए तो विधानसभा भी जीतेंगे और 5 साल में हम ये करेंगे। किसी ने कोई विजन नहीं दिया। बीजेपी ने एक काम किया कि वो 18,000 जो वैकेंसी ग्रेड 4 की जो दी है, वो काम किया, अच्छा किया, जनता में से लोग आए। वो कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उस पर सवाल उठ गया, उससे योग्यता के आधार पर किया, ऐतिहासिक काम। मैं तो कह रहा हूं, आपने कहा कि भाई वो ट्रांसपेरेंट है, अब उस पर सवाल ये उठ गया कि वो जींद के ही लोग ज्यादा भर्ती क्यों हो गए, क्या इंटेलिजेंसी सारी जींद में ही है, भिवानी के उस साइड में जो भी है, वो साइड जो लगती हैं, अगर वहां पे ही लगती हैं, वहां पे यूनिवर्सिटी कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई कॉलेज बहुत बड़ा नहीं है, कोई स्कूल बहुत बड़ा नहीं है। एनीवे, हम लोगों को वो बात ही करनी चाहिए आगे की कि अगर हम जीते तो ये, ऐसे तो सारे पांचों के पांचों आप जीते हो आज के दिन मेरे हिसाब से। दलबीर जी, 75.2% वोटिंग का अभी तक होना ये दिखा रहा है कि लोग भी अब हद से ज्यादा इंटरेस्टेड तो थे ही, लेकिन अब कुछ बड़ा संदेश देने के लिए लोगों ने भी अपना माइंड तैयार कर लिया, प्रिपेयर कर लिया है। प्रतिमा जी, आप ये मान के चलिए 40,000 वोट 25,000 वोट तो ज्यादा डल गया पिछले बार से, और 15,000 वोट बीएसपी लड़ी थी, वो पिछली बार आया था। 40,000 वोट अब डिसाइड करेगा। इसमें 2 नई पार्टियां, मैं फिर कहता हूं, राजकुमार सैनी जी की नई पार्टी है, हमारी नई पार्टी है, तो 40,000 वोट कैसे बटेंगे और पुराना वोट बैंक कहां जाएगा? कांग्रेस के पीछे 15,000 वोट आए थे, तो परसेंटेज जो बढ़ना, मैं तो सुबह ही से कह रहे थे 75 से 80 के बीच में कहीं जाएगा, क्यों हम भी धरातल पर। बाई इलेक्शन है, सब पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा। नहीं, हमने उससे पहले बात भी की कि 75 से 80 के, मुझे लगता है आपका आकलन भी यही था। आप जींद भी गए तो आपने देखा हो, जहां भी आप खड़े होते थे कितने लोग एकदम आ जाते थे, मैडम क्या पूछ रहे हो, मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, बड़ा चाव था। हर पार्टी ने पूरी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर कहता हूं, संगठन वहां दिखा, राजकुमार सैनी जी का भी हमने संगठन देखा, जेजेपी के संगठन, जमीन पर अगर कोई संगठन काम करे तो मैं फिर कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, सारे मेरे प्रवक्ता भाई बैठे हैं, सब पार्टियों के बैठे हैं, आपने भी देखा होगा, जो संगठन हमारा काम कर रहा था शायद ही कोई कर रहा हो। ये सच्चाई है, जिस गली में जाओगे, जिस मोहल्ले में जाओगे, जिस बूथ पर जाओगे, क्यों हमारी नई पार्टी थी, युवाओं का जोश था,
पार्टी आपको पता है, दो पार्टियों में से मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में से राजकुमार सैनी जी, इंडियन नेशनल लोकदल में से। हमने असली और नकली की भी एक पहचान करते हैं, असली पार्टी कौन है। ये कौशिक जी ने बैठते एक बात कही थी, वजूद की भी लड़ाई हमारी, तो असली पार्टी कौन है ये भी हमने प्रूव करना है। जननायक ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे ले जाने वाली पार्टी कौन और सबसे बड़ी हैरानी मंजूर करते हैं, हमारी लड़ाई है। सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब आप देखिए इस पूरे के पूरे चुनाव में अब सबसे ज्यादा हालत खराब योगेश जी अगर किसी की लग रही है तो वो INLD की लग रही है। आप देखिए कहीं पर भी लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, सबसे ज्यादा खस्ता हालत INLD की है। बिल्कुल क्लियर कट रीजन है, इनसाइड द पार्टी एक आवाज थी, जो स्प्लिट हुआ है उससे पहले क्लियर कट आवाज थी कि आप दुष्यंत को आगे लाइए, ये लोग नहीं लेके आए, ये नहीं लाए तो इनको डेफिनेटली भाई जब ऐसा होता है, जब स्प्लिट होता है तो फिर लोग उसी की तरफ जाते हैं जहां उम्मीद नजर आती है। अभय जी की देखिए, मैं स्पष्ट बात करता हूं, अभय जी की छवि वो नहीं है। दुष्यंत भी, दिग्विजय भी गरम दल नरम दल की बात करते रहे और लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी उनके साथ जुड़े, अटैच हुए और उनको लग रहा है कि हाँ कुछ डिफरेंस है। एग्जैक्टली अभय जी की वो छवि नहीं है जो एक वोट कैचर की होती है। चौटाला जी की वो छवि थी कि एक वोट कैचर थे, वो मैनेजमेंट जानते थे, वो किसी को भी बुला के समझा सकते थे। अभय जी समझाना नहीं जानते वो चीज, ठीक है। तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पता नहीं किस दबाव में या किस वजह से उनको वो इनेलो दी गई, बट मुझे शायद कुछ दिनों बाद लगेगा अगर इत्तेफाक से चुनाव ये जीतते हैं तो कि ये गलती इनसे बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि दोबारा मिलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। और ओमवीर जी आपको मैं बता दूं, मैं सुबह एक बात कह चुका हूं जो शायद ही किसी ने किसी चैनल पे कहा हो। मैं ये कह रहा था कि अगर इत्तेफाक से, क्योंकि जीत कोई भी सकता है, अगर इनका कैंडिडेट जीत गया तो और पार्टियां क्या सोचेंगी वो जवाब सोचें पहले। वो ईवीएम वगैरह ये जवाब तो चलते रहेंगे, ठीक है, पर अगर इनकी पार्टी जीतती है तो एक क्या मैसेज जाता है पूरे हरियाणा के अंदर, मीज बाय कि आपकी हरकतों से या कांग्रेस बीजेपी इनेलो की लड़ाई से लोग तंग हैं और एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है और एक कोई चौथी पांचवी पार्टी को भी पसंद कर सकता है। तो इन चीजों पे आकलन मेरे ख्याल में करना चाहिए और अपना विजन लोगों को देना चाहिए कि ये करेंगे। मेरा थोड़ा सा है, हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता नहीं बैठे तो ये बात उतनी अच्छी कहनी नहीं चाहिए मेरे को, पर प्रदेश की जनता चैनल के माध्यम से सुन रही है तो कहने में कोई गरज नहीं है। और विशेषज्ञ यहाँ बैठे वो भी इसको बताएंगे मैं सही हूं या गलत हूं। माननीय अभय सिंह जी ने एक बार एक बात कही, प्रतिपक्ष नेता है हमारी, उन्होंने एक बात कही, भाई मैंने इनको अभय दुष्यंत जी को लोकसभा का टिकट दिया, दिग्विजय को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया इनसो का, और नैना जी को विधानसभा का दिया। प्रतिमा जी बड़ी हंसी आती है कई बार, तो 40 साल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को इस पार्टी को सींचने का काम किया है। अगर किसी ने कुछ दिया है तो नेता प्रतिपक्ष का पद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपनी पत्नी की बजाय अभय सिंह को दिया है। यह बात आज सुबह से 2 बार मैंने कही, कोशिश, वो प्रवक्ता को जवाब नहीं दे पाए और दूसरे चैनलों पे। तो मैं कृपया करके ये बात कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल गलत बात है। इन बच्चों ने, सबने ये पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया था, परंतु पता नहीं चौधरी अभय सिंह जी को क्या गलतफहमी होगी या क्या उन्होंने मन में पाल लिया, इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। पीठ में छुरा वो घोपता है प्रतिमा जी, तो सारी कोई चीज आपके हाथ में उसको आप लेके भाग जाओगे। कुर्सी को लेकर उन्होंने तो घर से निकाल दिया, उनको पार्टी से घर से ही निकाल दिया, तो पीठ में छुरा घोपने की बात कहां की? अपने रास्ते सब बंद हो गए तो हमने एक नई पार्टी, जिस कुर्सी पे बैठने का सपना कोई देख रहा हो और उसको ये आभास हो जाए कि अब इस कुर्सी पे बैठना तो मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के भीतर से ही वो आवाज आने लगी है कि इस कुर्सी पे बैठने का हकदार कोई और है। इनफैक्ट अगर आप बात करो, मैं ये बात मैं ईमानदारी की नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। किसी की कोई इच्छा नहीं थी कुर्सी पे बैठने की, ये चाहे जो मर्जी सोचे, बैठना है अभय सिंह जी ने था, इसमें कोई शक नहीं था। ये जो मर्जी सोचे, बाहर निकालने का काम किया, ये चाहे जो मर्जी सोचे, मैं ईमानदारी की बात बताता हूं। अभी भी तो बार-बार आप ये बोल सकते हैं, अगर दुष्यंत सीएम फेस नहीं है तो अगर दुष्यंत अब हमारे सीएम फेस दुष्यंत है, हमने पार्टी अलग, मैं आपको एक ईमानदारी की बात हमने बात खत्म कर दी, हमने तो बात ही खत्म कर दी। सीएम के हमारे फेस जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत जी है, हमने साफ कर दिया। और INLD में थे तो अभय चौटाला होते नहीं, किसने मुझे मना किया था? मुझे बोलने कब गया? मैं आपको दिग्विजय जी ने कब गया? मैंने चौटाला जी ने कब गया? कभी भी नहीं कहा। परंतु मैं आज कहता हूं, एक बात और बताता हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष से एक आग्रह भी करता हूं, जिस तरह से दुष्यंत जी को लोकसभा से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, नैना चौटाला जी है, राजदीप फोगाट है, अनूप धानक जी हैं। मैं एक और याद दिलाना चाहूंगा, आपने एक सवाल बहुत कैडा पूछा था एक बार अभय जी से, फरीदाबाद के विधायक है नगेंद्र भडाना जी, उन्होंने तो राज्यसभा में खिलाफ वोट दिया था। हिम्मत क्यों नहीं है उनको बाहर निकालने का? इनको काम क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते, नेता प्रतिपक्ष का पद चला जाता है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं जो धनखड़ जी छिपा के रख रहे हैं।
देखिए, जब तक चौटाला जी बाहर थे, अजय जी बाहर थे, मेरा मानना यह है कि अभय जी कहीं राजनीतिक पिक्चर में नहीं थे। वो चुनाव लड़ लें, वो जीत जाएं, उनको कोई क्वेश्चन ही नहीं करता था। रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई थी नहीं, उन्होंने कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे ली ही नहीं। सारा का सारा काम चौटाला जी के बाद अजय जी ने लिया। एंड मोर ओवर, अगर ये सीएम की बात होती और अजय जी बाहर होते तो अभय जी कहीं पिक्चर में थे ही नहीं, फिर भी सीएम की दौड़ में भी। बट हुआ क्या है कि इत्तेफाक से, बाय डिफॉल्ट जिसे हम कहते हैं, कई बार हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ये चौटाला जी को जेल हो गई, अजय जी भी साथ चले गए उनके, तो फिर उनके दिमाग में वो सपने शुरू हुए कि यस आई कैन बी द सीएम कैंडिडेट। जबकि अगर वो पार्टी को संभाल लेते उसी तरीके से जिस तरीके से चौटाला जी ने या अजय जी ने संभाला था, अगर वो संभाल लेते तो सब कुछ ठीक रहता। लेकिन वहां इनके इनसाइड द पार्टी, अंदर ही अंदर नीचे के लोग इनसे नाराज होते चले गए। उसके दो रीजन बता देता हूं आपको। नंबर वन, वो कभी भी अपोजिशन में होते हुए अपोजिशन के नजर ही नहीं आए। वो चुनाव के दौरान जब आपकी पार्टी ये कहने लग जाए कि हम जीत गए तो जी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी किया था उन्होंने, विधानसभा के इलेक्शन में भी किया था, तो आप अपोजिशन में हो कहां? आप विधानसभा के अंदर बैठ के अटैक करना चाहिए बीजेपी पे, आप अटैक कर रहे हो कांग्रेस पे कि जी करण दलाल के मैं गोली मार दूंगा, करण दलाल को मैं बॉक्सिंग देख लूंगा। ये व्हाट इज दिस? तो अगर ये अलग ना होते तो आज ये भी नहीं होता, आज वो एक नेता के तौर पे इतना उभर के ये भी नहीं आते। इसका मतलब उनमें वो टैलेंट नहीं है कि सबको जोड़ के रख सके। दुष्यंत में वो टैलेंट है जो मैं बार बार बात कर रहा हूं। दुष्यंत में वो टैलेंट है कि वो जोड़ के रख सकते हैं। अभय जी में वो टैलेंट नहीं है कि वो जोड़ के रख सके। पार्टी ऐसी ही चलती है। देखिए, कभी ना कभी कोई ना कोई रिप्लेस करेगा, कभी किसी दिन दुष्यंत को भी कोई रिप्लेस करेगा। किसी दिन चौटाला जी ने भी देवीलाल जी को रिप्लेस किया था, उनके जीते जी किया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब होता रहता है, होगा, हर पार्टी में होगा। तो ये एक्सेप्ट हमें कर लेना चाहिए कि भाई नेक्स्ट जनरेशन हमारी कौन सी। जब दुष्यंत जी को लोग लाइक कर रहे थे, आप एक बार आप अपलिफ्ट करके देखो, अगर वो फेल हो जाएंगे, आपके पास 85 फेस हो रहे हैं, तो वो ये गड़बड़ रही है इनकी। और जहां तक चौटाला जी का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, जिसके बारे में कहते हैं घोटाले में घपले में वो अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। सरेआम उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने भर्ती किया है। अरे मैं बोलने दो मुझे पूरा तो बोलने दो। अरे पूरा तो बोलने दो, आप लाइन को पहले बीच में काट देते हो। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने सरेआम कहा है कि मैंने भर्ती की है, सही है या गलत अगली बार फिर करूंगा मौका मिला तो। वो तो कहते हैं यू बिलीव और यू डोंट बिलीव। आप मुझे वोट दो या ना दो, तो क्या है आप बताइए। तो उनसे सवाल करो, मुझसे क्यों कर रहे हो? प्रदेश नेता क्या दिखाना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, ये सवाल तो उनसे होना चाहिए। अब मैं अगली बात और कर देता हूँ, दूध का दूल्हा कोई नहीं है। अगर नहीं मैडम, मैं एक बात और दूध का दूल्हा कोई नहीं है। सुनो 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 सुनो, पूरी बात तो सुन लो मेरी भी। मैं कह रहा हूँ, जब भी कभी भर्तियां होंगी, कोई भी पार्टी आएगी, वो अपने लोग भर्ती करती रही है, करेगी और करेगी। अभी पारदर्शिता से हुई, आधार पर हुई। आप मैं कह तो रहा हूँ, पानी का पानी हो जाएगा। मैं कह तो रहा हूँ आपको, अगर किसी ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, किसी ने व्यवस्था को बदलने का ये सब बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं यही समझ रहा है आप दसियों साल से। कभी मुद्दे कौन है? ऐसा हुआ है रिजल्ट आ गया, भर्तियों के रिजल्ट आ गया चुनाव के दौरान। एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाली चुनाव के दौरान ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था क्या? ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं था क्या? ये कोड ऑफ कंडक्ट का खुले तौर पे उल्लंघन आप नहीं था अपनी क्या? बात कर सकते हो, मैंने लेकिन भर्ती का मामला बता दिया है। एचपीएस, एचसीएस, मैं कह रहा हूं कौन सी भर्ती में लोग, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा, आप करोगे या नहीं करोगे, पर होते हैं। सुदेश कटारिया जी, सीधा सा सवाल अब जिस तरीके से निकल कर आ रहा है, आपने ग्रुप डी की भर्तियां ठीक है आपने कर दी, कोड ऑफ कंडक्ट है, बावजूद इसके आपने रिजल्ट घोषित कर दिए, उसके बाद आप उसको पूरा इनकैश करने में लग गए कि हाँ ठीक है, हमने यहाँ से इतने लोग लगा दिए, यहाँ से इतने लोग लगा दिए, पूरी पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो गई। अब अगर हम जीत जाएंगे चुनाव तो आप देखिए कि कितनी नौकरियां हम दे देंगे। तो ये क्या कोड ऑफ कंडक्ट का खुले तौर पे आप लोगों ने उल्लंघन नहीं किया, धज्जियां नहीं उड़ाई? मैं बताना चाहता हूं आपको, ये इस भर्ती का प्रोसेस 1.5 साल पहले शुरू हुआ था। इससे पहले लोग पेपर दे चुके थे, पेपर चेक हो चुके थे, रिजल्ट बढ़ चुका था। मैं कोर्ट कंटेंट नहीं है। अगर कोर्ट कंटेंट होता तो हाई कोर्ट में जो याचिक करता गए तो उसमें स्टे हो जाता। नहीं, इससे आपको बेनिफिट मिला? नहीं, इससे आपको बेनिफिट मिला? अच्छा ठीक है, इससे आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? इससे आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? इससे आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? आपने इसको इनकैश किया कि नहीं? क्यों आपके मंत्री बार बार हर जगह पर जाकर, क्यों आपके मंत्री हर जगह पर जाकर बार बार ये बोलते रहे कि जिनके इतने युवाओं को हमने नौकरी दे दी? चैनल के माध्यम से यहाँ पर ऐलान करके जाता हूँ राजनीति से संन्यास
50 सुदेश कटारिया जी राजनीति शुरू तो कर लीजिए और युद्ध मैं शुरू तो कर लीजिए राजनीति शुरू है। क्यों आपके मंत्री अरे आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए आप क्यों आपके तमाम मंत्री प्लीज ओमवीर जी क्यों आपके हर मंत्री जाकर जींद के लोगों को बार बार ये बोलते रहे, ये एहसास दिलाते रहे कि हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से नौकरी दे दी, जीत के इतने युवाओं को दे दी, हम जीत गए तो इतने युवाओं को दे देंगे। अच्छा काम किया तो उसका गुणगान जरूर करेंगे। प्रदेश की जनता को हमने वैसे कटारिया साहब एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दो। इन लोगों के कार्यकाल में खुली बोलियां लगती थी। कटारिया जी ग्रेड 4 में एक सेकंड से सवाल लगती करेंगे, थी। ग्रेड 4 में ऐसी क्या काबिलियत होती है? ग्रेड 4 की नौकरी में ऐसी क्या काबिलियत होती है कि जो ट्रांसपेरेंट बताओगे आप? अगर कोई पैमाना तैयार किया गया, ग्रेड 4 का क्या काम होता है आपको मालूम है? बताए तो वो भी हो सकता है। ये नहीं कि आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, आपने देखा था कितने नामांकन आए थे, कितनी भर्तियां थी, कितने नामांकन। आप युवाओं की खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हो। हरियाणा प्रदेश ग्रेड 4 में मैं पूछ रहा हूँ क्या काम है? अरे सुदेश कटारिया जी थोड़ा पीछे जाके देखिए जरा, आपकी कितनी भर्तियां थी, कितनी भर्तियां थी और कितने बेरोजगार युवाओं ने अपना आवेदन भरा था। पीछे जाके देख लीजिए जाके बेरोजगारी कितनी है। जो योग्य ठीक है ओमवीर जी प्लीज। देखिए इस इलेक्शन में जिस तरह इस इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बीजेपी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। दूसरी मैं एक बात बताऊं जो ग्राउंड पे बात थी, जींद के अंदर 3-4 गांव में ऐसे थे कि जहां उन गांवों से इन्होंने 5-5, 6-6 लड़के और उन समाजों के लड़के किए जो थोड़े छोटे समाज थे जिनसे इनको इस समय कुछ नहीं मिल रहा था, ये खत्म हो चुके हैं, वहां जीरो हो गए हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां जाके जिन लोगों ने फार्म नहीं भरा आज तक, ये कह रहे थे कि हमने ये लोग लगा दिए और आप अपने फार्म और दे दो, आपकी सबकी नौकरी लगेगी। 4 बच्चों की नौकरी लगा के इस तरह का जो भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब सुनो सुदेश जी सुनो तो सही। अरे मैं बता रहा हूँ, अब तो इलेक्शन हो गया यार, अब तो कोई बात नहीं है, वोट पड़ चुके हैं। आप सुन लो, एक झूठ बोलने के लिए 100 बोलने। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। उसी समाज ने भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती हरियाणा के अंदर? देखिए उसी समाज ने माननीय मोदी जी को गरीब, बैकवर्ड और एक चाय वाला मान के और ये सोच के हरियाणा में बड़ा भेदभाव रहा है, 90% आबादी ने हरियाणा की ने वोट किया था। लेकिन जिस समय पीछे ना तो ये भेदभाव को खत्म कर पाए, ना सुरक्षा और सम्मान की रक्षा कर पाए, उसके बाद जिस तरह की एलएसपी का उदय हुआ उसके कारण तो आज जिस वोट बैंक पे ये लोग खेलते थे वो वोट बैंक इतनी बुरी तरह खिसक गया है। इसीलिए इनके अनिल जैन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जींद में कही कि हम सैनी को इसलिए निकाल रहे कि वो हीरो बन जाएंगे। भाई किस चीज का हीरो? किस चीज का हीरो? किस चीज का हीरो? यहाँ तक फैलाई गई कि 500 करोड़ देकर उनको बना लिया। बीजेपी हारी हुई है। ओमवीर जी प्लीज, ओमवीर जी आपने मेयर भले ही बना लिए, पार्षद कितने जीते आप लोगों ने? आप बताइए। बात सरकार की है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है हमारी। अरे ये लोग अभी आप कह रहे थे, अभी आप मेयर चुनाव की बात कर रहे हैं तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, सवाल पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, लोगों ने सरकार तो हमारी बनी, सरकार तो गोवा में बन गई, सरकार तो गोवा में भी बन गई। सुदेश कटारिया जी, अरे जनाब सरकार तो गोवा में जोर जोर से बोलने से सुदेश कटारिया जी, जोर जोर से बोलने से सच्चाई नहीं छुपती। अरे आईना आप भी देख लीजिए, आईना आप भी देख लीजिए, आप भी देख लीजिए सुदेश जी, आईना आप भी देखिए, एक उदाहरण दे दूं जी प्लीज। आईना आप भी देख लीजिए सुदेश कटारिया जी कि आप जितना चिल्ला कर यहाँ बात करते हैं, किसी और को बोलने नहीं देते हैं, हर किसी की बात काटते हैं, हर किसी की बात घुमाते हैं ताकि मुद्दों पर। अरे आप मुद्दों पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए। आप दिखाने आए हो प्रदेश की जनता के सामने, मेरा काम है। आप चिल्लाने आए, सुनता रहूंगा। प्रदेश की जनता देख रही है कि आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात नहीं होने दे रहे हैं, बात नहीं होने दे रहे हैं। बात और सच आंकड़े पेश करें। हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है, देख रही है। आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देख रही है जनता, प्लीज आप भी जरा ये सुन लीजिए कि बाकी क्या बोल रहे हैं। आपको काउंटर करना है, आप उनकी बात खत्म होने की बात कीजिए, इसको मंडी मत बनाइए। आप यहाँ सब्जी नहीं बेच रहे हैं हम। ओमवीर जी, प्रतिमा जी एक उदाहरण मात्र बताना चाहूंगा कि बैकवर्ड का एक नेता होना, कहना और होना दोनों बात मोदी जी ने उस समय की थी। भारत के अंदर 40 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं। लेटेस्ट एक डाटा आया है, टीवी चैनलों ने भी चलाया, राष्ट्रीय चैनलों ने, कि उन 40 यूनिवर्सिटियों के अंदर बैकवर्ड का एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। तो आपको इसीलिए वोट दिया था इस देश की जनता ने, जो शोषित जनता। सुनो, धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ये जानते रहो तो काहे को मोदी जी बैकवर्ड बोलते हैं? आप फेमस हैं, काहे को बैकवर्ड आप फेमस हैं, आप फेमस हैं, आपको लग रहा है राजनीति। हमारे
हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने क्यों अपनी जात बताई? जात पात की तो हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने क्यों अपनी जात बताई? क्यों अपने आप को बैकवर्ड गाते गाते घूमते थे वो? जब एक और नॉलेज के लिए बता दूं, आज हरियाणा की जनता को बता दूं, पूरे देश की जनता को बता दूं, माननीय मोदी जी बैकवर्ड में एक इंट्रूडर हैं। वो ओरिजिनल ओबीसी नहीं है। मंडल कमीशन उन्होंने कभी ओबीसी नहीं माना था। 2002 में जब मोदी जी गुजरात के अंदर सीएम थे, उस समय उन्होंने अपनी जाति को इंक्लूड किया, मगर किसी सर्वे के इंक्लूड किया। ये सच्चाई है देश की। आप कह रहे हो जातिवादी नहीं है, उसी का आपको ये मिला है कि जिस तरह जातिवादी इस बात को लेकर आप, अगर ये झूठ है, ये बात आपको झूठ लगती है कि जाति गलत बताई गई है, गलत कौन बता रहा है? मैं ये कह रहा हूँ ओरिजिनली मंडल कमीशन ने बैकवर्ड नहीं माना था, गलत नहीं बताई गई। जब वो मुख्यमंत्री थे, मोड़ घाची उनकी जाति है, उन्होंने उसको इंक्लूड किया। आप उस लिस्ट में देख लेना, नेट पे भी अवेलेबल रहती है कब वो इंक्लूड हुए। उसके बाद उन्होंने जाति बता बता के वोट मांगी। आप बोले जातिवादी नहीं है बीजेपी, नहीं है। आपने जातिवादी देखिए, आपने बोला था सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। हरियाणा के अंदर आज बैकवर्ड के कोटा जो है उसमें मात्र 11.5-12% लोगों को नौकरी मिली हुई है, वो भी क्लास 3 और क्लास 4 में। क्या बीजेपी ने उनको एड्रेस किया? इसीलिए बीजेपी आज राजकुमार सैनी को ना निकाल पा रही है, और ये कह रही है, झूठी अफवाह फैलाई गई इलेक्शन में कि उनके लोग हमारे साथ आ गए, राजकुमार सैनी हमारे साथ आ गया, कहीं पैसाओं का नाम लिया गया, आप काम नहीं कर पाए। अब तो हो गई ना वोटिंग, अब तो लोगों ने वोटिंग कर ली, उनके भी कुछ, आपके भी कुछ लोग छोड़ के गए, फिर आपने बीजेपी के भी कुछ लोग ज्वाइन करवा लिए, वो बातें खत्म हो गई, वो खत्म कीजिए वहीं पर ही। यशपाल जी, बहुत देर से आपको बोलने का मौका मिला नहीं है, बहुत देर से आप चुप बैठे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी नहीं होती है? वो कह रहे हैं जात पात की राजनीति हम नहीं करते, बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन रहा था बड़े ध्यान से। वो कह रहे थे कि व्यवस्था चेंज करने वाली हमारी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी व्यवस्था तो बिल्कुल चेंज कर ही देते हैं सबकी है, सभी पार्टियों की व्यवस्था भी चेंज कर देते हैं। ये बोलेंगे, जब ये बोलेंगे तो वो सारा सत्य है, दूसरा कोई बोलेगा वो सारा झूठ है, और जो इनकी तरफ आगे खड़ा हो जाएगा वो भी सत्य हो गया, वो पाक साफ हो गया। ये जात पात की बात कर रहे थे कि जात पात के लिए हमारी पार्टी जात पात पे ध्यान नहीं देती। कौन कहता है? हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, एक एक आदमी जानता है कि इनकी पार्टी सिर्फ लड़ाई ही जात पात की करती है, धर्म की और जात पात की लड़ाई रखती है। स्टेट के अंदर आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लें तो इनकी लड़ाई वहीं शुरू होती है, जात पात से शुरू होती है और धर्म से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। ये इनकी देश के इतिहास है ये। और बात रही दूसरी कि व्यवस्था चेंज करने वाली बात, व्यवस्था चेंज तो ये कर ही देते हैं। पार्टी इंपोर्टेड जो माल जो फ्रेश होता है, जो अच्छा मार्केट में होता है, उनको उठा के अपनी पार्टी ले जाते हैं और टिकट दे देते हैं। फिर ये कहते हैं कि वो तो पार्टी कैडर को किसी ने अपनी टिकट दी है तो ये तो गलत दे दी, ये तो कैथल से ला के जींद में दे दी, और खुद इन्होंने की पार्टी से इंपोर्ट लेके वो इनका ठीक हो गया। कर पा रहे हैं क्या? ये सब चीजें आप नहीं कर पा रहे? मतलब चलिए उनकी पार्टी में लोग आ रहे हैं, नहीं हमारी आपने एक स्टेटमेंट देखी होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की और प्रदेश अध्यक्ष की सिर्फ इसलिए हमारे आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी को टिकट वहां से मिली कि वो पार्टी कैडर को नाराज नहीं करना चाहते थे, वोटरों को नाराज नहीं करना चाहते थे, और जो कार्यकर्ता थे उनकी सबकी ये थी कि पार्टी कैडर को ही वोट दी और टिकट दी जाए, इसलिए उनको टिकट दी, ना कि बीजेपी की तरह इनोलो से कैंडिडेट 2 बार के इनोलो के वो कैंडिडेट हैं वहां पे, और उनको ले जाके अपने पास ले आए, अपनी टिकट पकड़ा दी उनको वहां पे। और उसके बाद ये कह रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कैथल के विधायक को जींद के अंदर आके टिकट दे दी। हमने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को तो दी, पार्टी कैडर का आदमी तो था, इनके पास वो पार्टी कैडर है ही नहीं। पूरे देश में भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी आप किसी भी चीज को उठा के देख लें। आप ये ले रहे हैं कि मेयर वाले, एक सेकंड, मेयर वाले इलेक्शनों की बात करते हैं कि ये कहते हैं कि हमने मेयर सारे जिता दिए, 5 मेयर जिता दिए, अकेले लड़ रहे थे मैदान के अंदर, अकेले जीत गए हैं, तो वो युद्ध को ये कहते हैं हम लोग जीत चुके हैं। वहां कहते हैं कि जात पात की लड़ाई नहीं करते। हमारे आदरणीय सीएम साहब, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, वो कहते हैं कि स्टेटमेंट देते हैं कि मैं करनाल के अंदर मैं पंजाबी नहीं हूं। आपके हुड्डा साहब पीछे से बैकएंड से सपोर्ट दे रहे थे, तमाम मेरी बात सुनिए, एक पार्टी पूरी ताकत झोंक दी थी, डेरा जमा लिया था रोहतक में, दीपेंद्र हुड्डा बैठे रहे वहीं पर। अब आप हार गए, आप सुनिए पहले, आप हार गए तो आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, हार गए तो आप हमारी पार्टी लड़ी नहीं, एक्सेप्ट तो आप क्यों जा रहे थे? नहीं, हमारा कोई निशान पे कौन लड़ा है? एक बीजेपी लड़ी है और हमारा कोई कांग्रेस का निशान ही नहीं था। नहीं, क्योंकि आपको तो मालूम था हालत खस्ता है, तो आपने कहा अभी क्यों किरकिरी करवाए, अभी किरकिरी क्यों करवाए? हम ऐसे लड़ते नहीं है, हम बैकएंड से सपोर्ट देख के देखते हैं। वहां पे प्रचार नहीं किया, व्यक्तिगत किसी ने प्रचार किया है, पार्टी ने कोई प्रचार नहीं किया, ना पार्टी का कोई कैंडिडेट था वहां पे। नहीं, 10 साल आपकी सरकार के मुख्यमंत्री रहे। हुड्डा साहब अगर इतनी ताकत झोंक रहे, डेरा जमा लिया, रोहतक से बाहर ही नहीं निकल रहे, तमाम कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी तो कोई पार्टी ने ताकत ही नहीं झोंकी, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हार गए, फेल हो गए, फ्लॉप हो गए, हार गए, तो क्या
देंगे कि हमने तो गेम ही नहीं खेली। नहीं, गेम तो सबको पता है, हमारा पार्टी कैंडिडेट ही नहीं था कोई, सबको पता है। सबको अगर पता है किसी ने आपने किसी की सपोर्ट करी हो, सबको व्यक्तिगत पता सपोर्ट है है। आपने पीछे से कितनी ताकत झोंकी थी, सबको पीछे से पता है कि ताकत आप और सामने हारे, आके ताकत का सबको अलग पता है फर्क है। आप सबको पता है हारे। अब पार्टी कैंडिडेट नहीं था, 2 दिन बाद, ये तो सिर्फ सामने से है। हाँ, अरे 2 इसमें दिन तो बाद तकलीफ सामने थी ना। 2 दिन नहीं, बाद नहीं, सामने आ जाएगा। नहीं, इसमें तो कितना दोगलापन था। आप देखिए तंवर साहब कहते रहे बार बार नहीं नहीं हमें तो सिंबल पे लड़ना चाहिए, हुड्डा साहब बड़े रहे नहीं हम तो लड़ेंगे नहीं, लड़ना था नहीं सिंबल पे, फिर भी जाके बैक एंड सपोर्ट देते रहे, फिर भी इतनी किरकिरी हुई। अब आप यहाँ बैठ के डिफेंड कर रहे हैं, करते रहिए, जब पार्टी करते रहिए, कैंडिडेट करते रहिए। हकीकत सबने देख ली, हकीकत सबने देख ली। दलबीर जी, प्रतिमा जी, देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस देश में आई थी शायद कुछ परिवर्तन होएगा। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज प्रदेश और देश में किया। आज हालत ये होगी, ग्रुप डी की भर्तियों की आपने चर्चा की, बहुत अच्छा मुद्दा। ग्रुप डी की भर्तियों में आज ये हालत है इस प्रदेश की, एमएससी, एमए, बीएड, बिल्कुल पीएचडी उन्होंने अप्लाई किया, 18 लाख अप्लाई किया। रिजल्ट इन्होंने गलत, देखो ये रिजल्ट 5 दिन रुक सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, जिनको उंगलियां लोग नहीं उठाते। मैं बिल्कुल सहमत हूं मेरे भाई से, उन्होंने बिल्कुल सही कही। जो गांव में ये पर्चे लेके घूम रहे थे, अप्लाई के लिए घूम रहे थे, आप अप्लाई तो करो, आपको नौकरी मिल जाएगी। परंतु अगले ही दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। अगर जिन्होंने भी नौकरियां प्राप्त कर ली हैं 5 साल कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी उन पढ़े लिखों के साथ धोखा है। जो एमए है, बीएड, क्यों नहीं उनको मौके मिलते? आज देश में हालात ये होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वायदा किया था 2 करोड़ नौकरियां देश में हर साल देंगे, और हरियाणा में 2 लाख नौकरियां देंगे। पढ़े लिखे एमएससी एमए करे हुए युवाओं को दे रहे हैं। अब वो कहाँ जाए? अपने अपने दम पर जो उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, कहाँ पे जाए, कहाँ पे दिखाएं अपना टैलेंट? कौन से युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं? कैसे युवाओं को सक्षम बनाने की बात कर रहे हैं आप? यही तो मैं प्रतिमा जी कह रहा हूं, देश का प्रदेश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस ने इतना राज किया यहाँ देश और प्रदेश में, हालात ये खराब कर दिए। एक व्यवस्था परिवर्तन की गई थी, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ सुधार देंगे, परंतु हालात जूं के त्यों हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। यहां सरकार चाहिए इस देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसी, सबकी सरकार जिसको हम कहते हैं, हर ग्रामीण की, हर शहरी की। उन्होंने जो पैसा दिया था ग्रामीण क्षेत्र में, जो पैसा दिया था, हरियाणा आज भी याद रखता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। नहीं, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया, उनको तो खैर तमाम लोग आइडल मानते हैं, तमाम लोग पूछते भी हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी काफी उनकी तारीफें करते हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक अलग शख्सियत थे वो, उन जैसा शायद कोई दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन सुदेश कटारिया जी, आपसे एक सवाल मेरा, ये बात से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। उनके जाने के बाद आप लोगों ने हर जगह बहुत कोशिश की, आप हर जगह कैश कर लें। अटल बिहारी वाजपेयी को आपने हर जगह इस्तेमाल किया। राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ अभी कुछ दिनों पहले ही, आपकी पार्टी ने किया, कहीं पर भी अटल बिहारी वाजपेयी देखने को नहीं मिले, किसी पोस्टर बैनर में उनकी फोटो देखने को नहीं मिली। क्या हो गया, इतनी जल्दी बोल गए उनके जाने के बाद? प्रतिमा जी बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनके बारे में ऐसी बात करना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने। वो बहुत बड़ी शख्सियत थी, देश की पूरा विश्व उनको मानता था, एक बहुत ही महान वो आत्मा थी, और उनको मैं नमन करता हूं, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और कोई कैश करने की कोशिश नहीं की गई। उनको जो सम्मान देने की बात थी, जो भारतीय जनता पार्टी और हमारा आम जन और हमारा कार्यकर्ता जितना सम्मान दे, मैं बता रहा हूं, हमने सम्मान देने की बात थी, इस पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। और बात रही विकास की, बात रही नौकरियों की, तो पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर हमने नौकरियां देने का काम किया। हमने बता दिया, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उस पर ऐसी उंगली उठाना ठीक नहीं है। और हमने किसी प्रकार को कैश नहीं किया है, उनको कैश करना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। आप भूल गए, आपको राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को के बीच श्रद्धांजलि सभा थी, श्रद्धांजलि सभा अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद नहीं करना चाहिए था? क्या गलत है? नहीं करना चाहिए था? क्या श्रद्धांजलि सभा करना गलत है? क्या श्रद्धा सुमन अर्पित मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मेरी बातों को घुमाने की कोशिश मत कीजिए सुदेश कटारिया जी, मेरी बातों को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं साफ सवाल पूछ रही हूँ, साफ जवाब दीजिए। बिल्कुल आप आरोप लगा रही है, आरोप निराधार है। हमने कैश करने की कोशिश नहीं की, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित पूछ रही हूँ कहाँ से राष्ट्रीय अधिवेशन में क्यों आप लोगों को याद नहीं आए? क्यों सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और आपके अमित शाह थे वहां पर? क्यों अटल बिहारी वाजपेयी कहीं पे दिखाई नहीं दिए? प्रतिमा जी, फोटो लगाने से किसी की इज्जत नहीं की जाती, इज्जत दिल से होती है। हमारा हर कार्यकर्ता उसकी इज्जत करता, पूरा हिंदुस्तान का एक एक आदमी उनकी इज्जत करता है। कमाल है, फोटो लगाने से इज्जत नहीं होती है ना। आपकी राजनीति काबिल तारीफ है, इज्जत दिल से होती है, राजनीति काबिल इज्जत दिल से होती है। प्रतिमा जी, हर कार्यकर्ता और हर आदमी उनकी इज्जत करता है। तो श्रद्धांजलि सभाओं दिल से नहीं है। अरे तो झूठ की राजनीति की आप लोगों ने चोरी की, आप लोगों ने देश को लूट खाया। 60 साल से पूरा देश आपसे परेशान था, जिसका नतीजा
नतीजा यह हुआ कि सुरेश हिंदुस्तान ने कटारिया जी, प्रचंड बहुमत देके अभी हमारी आप सरकार क्या हो बनानी गया पड़ी। क्या उस हो टाइम गया तो आप भी हमारे अभी साथ क्या हो थे। गया अभी कह रहे श्रद्धांजलि सभा हमने आयोजित की बाद हम में जितना वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते थे हमने हमने किए किए। तब क्यों जरूरत थी फोटो दिखाने की तब जरूरत क्यों थी वो तब टाइम आपके था, दिल से इज्जत वो नहीं थी टाइम क्या? था श्रद्धांजलि सभा का। उस समय वो अपने उनकी पुण्यतिथि थी, उस समय वो अपने स्वर्ग को सिधारे थे। आप उस समय उनके- क्या आप क्या उनके नक्शे क्या हर कदमों पे रोज चलिए। क्या हर रोज श्रद्धांजलि सभा करते रहे? क्या प्रतिमा जी बात है? श्रद्धांजलि सभा की बात नहीं है यहाँ पर कौन आपके सी बात है? पूजनीय हमने थे। श्रद्धा सुमन आप अर्पित किए, श्रद्धांजलि सभा थी। बीजेपी उनके नक्शे कदमों पे चलने की बिल्कुल बात चल करती रही है है। उनके आदर्शों पे चलने उनके की बात आदर्शों पर करती चलने है। वाली पार्टी चलती आदर्शों रहेगी। पे हम उनके चलते हैं, हम उनको मानते हैं। हम वाकई हमारे घर में भी आप अपने भगवान की तस्वीर लगाते होंगे, हम भगवान को नमन करते होंगे और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते होंगे, कुछ अच्छे पाठ सीखते होंगे। आप राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, उसमें फोटो नहीं है, फिर आप क्या हर बात कर रहे हैं? कार्यकर्ता के घर में अरे मिलेगी, आप उनको भगवान का छोड़िए, दर्जा देते हैं। छोड़िए, जवाब बिल्कुल नहीं मिलेगी। है, जवाब नहीं है आपके उनके पास, आदर्शों पे होगा। चलना जवाब है। जवाब नहीं है, जवाब जवाब है, नहीं है नहीं, आपके किसी को पास, फोटो नहीं है लगाने की जवाब। जरूरत नहीं होती, मैं नहीं बता है रहा हूं। जनाब, जनाब बस कीजिए, जवाब बता नहीं दी, है, बिल्कुल नहीं है बिल्कुल, जवाब। बता दिया ठीक आपको। नहीं तो पटेल जी की मूर्ति प्रतिमा जी क्यों बनवाई बताइए। आपने? यस पटेल जी की 3,000 इसलिए बनवाई लगाया। कि उन्होंने सबसे बड़ा हिंदुस्तान का काम किया था, बहुत बड़ी विरासतों को एक करने का काम किया था। वो प्रतीक है इस बात के, हमने इसलिए उनकी वो मूर्ति और बाल बनवाई। ठाकरे अगर की क्यों जरूरत लगवाई जा पड़ी, रही है अब? अटल बिहारी की भी बनवाएंगे हम। नहीं, बाल उनकी ठाकरे भी जी के बनवाएंगे। बाल मैं ठाकरे बता जी रहा हूं, अलायंस के लिए- मैं अलायंस बता करने रहा के लिए हूं, वो लगवाई जा रही है, प्रतीक 100 करोड़ बहुत में। बड़ी वो बहुत बड़ी महा तो अनुभूति थी अपनी वो। जेब से मैं लगाओ बता ना, रहा हूं। हमारे आप जैसे राष्ट्र के टैक्स पेयर पैसे की को जेब क्यों से क्यों लगाते हो? लगाते हो आप पूरे लोग? देश के अरे सम्मान हमारे की बात जैसे थी टैक्स वो। पेयर की जेब पूरे से क्यों देश के लगाते हो? सम्मान लगाओ की ना बात अपने थी। पार्टी के उन्होंने अंदर बहुत लगाओ। बड़ी बड़ी विरासतों को एक करने सुरेश का कटारिया काम किया जी, था। सुरेश बहुत बड़े कटारिया देश जी। के मैं कह तो रहा हूं। देश के सम्मान प्रतीक है वो। मैं कहा अपनी पार्टी के फंड से लगाओ, आपके पास तो हजारों क्या लाखों करोड़ रुपए आज के दिन प्रतिमा अरे जी कोशिश देखिए, किया, आपने बैंक मैं बैलेंस आपको चेक किया बता क्या? दूं, हैं? लाखों हजारों करोड़ बैंक बैलेंस चेक आपके किया है। ऑनलाइन होता है। अरे बताते हैं कटारिया आपके जी, ऑनलाइन कटारिया चेक जी, करो ना। कटारिया ऑनलाइन जी, चेक है। ओम बिरला। हाँ? देखिए बहुत दो बात बड़ी पते की निकल के आई है। एक तो धनखड़ जी ने बताया रोजगार को लेके, ये मैं हरियाणा से अलग बात कर रहा हूँ अब। और एक अभी कौशिक जी ने जो बहुत बड़ी बात कही कि ये टैक्स पेयर का जो पैसा दिया जाता है, इस देश गरीबी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मैं जो मोदी जी के दो बड़े फेलियर रहे इस देश में, नंबर 1 कि देश आज घृणा से भरा हुआ है। देश आज घृणा से भरा हुआ है। धर्मों के आधार पर यूथ एक दूसरे से घृणा कर रहा है और सिखा दिया गया है उनको, जात के नाम कभी पे। गाय के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे। और वही गाय आज इनको लेके बैठ जाएगी इलेक्शन में। किसान आदमी रात को, जो इंजीनियर बेटा करके, जो एमएससी करके, वो बेटा रात को गाय रखा था खेत में जाके, और 4-4 बीघा 2-2 बीघा जमीन की बाउंड्री करनी, फेंसिंग करनी पड़ रही है, वायर इतना खरीदने का उसके पास पैसा नहीं है। दूसरा जो ये विषय है इसका मूर्ति का, इसमें वाकई हमारे सभी सम्मान्य हैं। पटेल जी ना होते तो देश पता नहीं क्या होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठाकरे जी भी अपनी एक हिंदुत्व की गाने के लिए एक नेता थे एक पार्टी के, मुझे नहीं लगता कोई सहयोग उनका है बहुत बड़ा, उनका कोई सहयोग मैं नहीं मानता। आप 100 करोड़ रुपए इस टैक्स पेयर का क्यों वहां भेज रहे हैं लगाने के लिए मूर्ति? क्योंकि आपको अलायंस चाहिए और उन्होंने मना कर रखा था। तो आप इस टैक्स पेयर के पैसे से जो राजनीति कर रहे हैं, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का बजट फंड बढ़ा है, 14,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास आए, जितने पैसे 70 साल में कांग्रेस नहीं ले पाई, चंदा इतना पैसा आपने ले लिया। और उसकी मैं सच्चाई बता रहा हूं अब कि देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूटरी रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। इन्हीं माननीय मोदी जी ने जो उस समय बड़ी बड़ी बात कहते थे कि चंदा आया है विदेश से, सबकी जांच करूंगा, उसमें अमेंडमेंट करके आपने उसको जो है ये बना दिया कि विदेशी चंदे की कोई जांच नहीं होगी। और उस पर सारी पार्टियां चुप है। मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि उस पर सारे चुप हैं, आम जनता को इसका आपको पता नहीं भी मिला क्या नहीं अभी चंदा? है। एक इलेक्टोरल हमें तो मिलता ही नहीं, हम तो नए हुए हैं, हमें नहीं मिल रहा। हो सकता है, थोड़ी हो तकलीफ सकता है, मैं इसलिए इसे होगी। एक्सेप्ट करता हूँ, ओम बिरला जी, मैं ठीक एक्सेप्ट है। करता हूँ। चलिए, और मुझे- एक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुआ है इस देश के चलिए अंदर ठीक है, काले धन मुझे से बात खत्म करने करना वाले है, लोगों मुझे का। खत्म वो करना क्या है? पड़ेगा, जनता मुझे को उसे खत्म करना बताएं। पड़ेगा, लेकिन जल्दी जल्दी आप सभी से फाइनल कमेंट्स में लेना चाहूंगी यहाँ पर। यशपाल जी, 76% के आसपास वोटिंग अब हो गई है, जो ताजा अपडेट हमें ग्राउंड से मिल रहा है। क्या लग रहा है, कितने आश्वस्त, कितनी टेंशन, कितनी परेशानी, कितनी खुशी? 31 तारीख को कांग्रेस की पार्टी वहां से विजय होगी, और आप 31 तारीख के रिजल्ट जब देखेंगे, सबके जैसे सभी कह रहे हैं 50% तो कांग्रेस के पाले में रहेंगे, बाकी 50 में सब बांटेंगे, जो ये अपने अपने आंकड़े चलिए, तो लेके 31 की बैठे हैं। डिबेट में आने से पहले आप लड्डू साथ लेके आएंगे? हाँ नहीं, बिल्कुल 31 से पहले जब भी आएंगे अब हम आपके लिए लड्डू साथ लेके आएंगे। चले, सुदेश कटारिया जी। देखिए प्रतिमा जी, सभी पार्टियां अपने वजूद और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी। अगर विकास और ईमानदारी के नाम पर कोई चुनाव मैदान में था तो भारतीय जनता पार्टी थी, और हमें पूरा विश्वास है कि जींद की जनता हमें गले से लगाएगी और प्रचंड बहुमत से दलबीर जी। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने का काम करेगी। प्रतिमा जी, सभी पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी तरह की। हम तो वहां चुनाव में रहे, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता सबको अपना अपना आईना दिखा देगी, जिसमें मेरी पार्टी भी, बाकी सबकी पार्टी है, बिल्कुल जनता आईना दिखा देगी। हाँ। वो एक्चुअल पोजीशन होगी इस बार चुनाव। ओमवीर जी।
देखिए, एक बड़ा अचीवमेंट एलएसपी का मैं मानता हूं इस बार हरियाणा में पहली बार जो जल्दी से शोषित समय और नहीं। दबा हुआ समाज था हाँ। वो निकला है, ठीक। वो अपने हक के लिए जागरूक हो गया है और उसी के कारण एलएसपी बड़े बहुमत से जीतेगी और चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते ठीक है, हैं कि योगेश सारे कौशिक एक तरफ जी। रह जाएं कहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि धनखड़ जी के जो कैंडिडेट हैं वो लोगों को चौंकाएंगे। वो किस नंबर पे आते हैं ये मुझे नहीं मालूम, पर डेफिनेटली नई पार्टी 2-3 महीने में डेवलप हुई पार्टी एक अलग से करके दिखाई। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जींद के लोग वाकई आज बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलकर वोटिंग बूथ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए। अब किस उम्मीदवार को पसंद किया है, कौन नतीजे आने के बाद जनता को चौंकाने वाला है और ये बताने वाला है कि हम किसी से कम नहीं, हम में है दम, ये 31 तारीख को मालूम होगा। तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप सोचते रहिए और ये देखते रहिए कि ये राजनीति किस तरफ करवट लेती है। तमाम राजनेता, तमाम पार्टियां कितनी तैयार हैं अब, और आगे ईवीएम को लेकर कौन कौन आरोप लगाता है, और आखिरी में जब रिजल्ट 31 तारीख को आता है तो कौन लड्डू बांटेगा और कौन मायूसी में बैठेगा। 31 तारीख का इंतजार। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ हरियाणा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।